अध्याय 91। शियांगबेई बास्केटबॉल टीम का पहला जमावड़ा। अपने साथियों को विदा करने के बाद बाईयू और येजी कंधे से कंधा मिलाकर घर की ओर चल पड़े। शाम की हल्की हवा चल रही थी, जिससे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे दोनों की लंबी परछाइयां दिखाई दे रही थीं। जब वे ये जेड के घर के दरवाजे पर पहुंचे, तब भी वह उसका हाथ छोड़ने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। तो मैं कल ठीक 10 बजे आपके घर आऊँगा, बाईयू मुस्कुराई, पास आकर फुसफुसाते हुए बोली। कल क्या तुम अपने पजामा पहले से ला सकते हो, ताकि तुम्हें फिर से मेरी कमीज पहनकर घूमना न पड़े। येजी एकदम जम गई, फिर उसके कान एकदम लाल हो गए और उसने उसे घूरकर देखा। कौन कौन इधर उधर भटक रहा था? और मैं आज रात तुम्हारे घर नहीं रुक रहा। उसने अभी बोलना भी खत्म नहीं किया था कि बाईयू ने शरारती मुस्कान दी। ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ा रहा, घर जाओ। येजी ने गुस्से में आकर उसे धक्का दिया। तो मैं वापस जा रहा हूँ, बदमाश। येजी को अंदर जाते देख बाईयू आखिरकार मुड़ी और चली गई। घर लौटकर बाईयू ने तुरंत लैंडलाइन फ़ोन उठाया और एक परिचित नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये गिंजा यासिन कुजीन का मुख्य स्टोर है? कृपया मैनेजर फुजिवारा को फ़ोन पर बात करवाए। कुछ सेकंड बाद एक सौम्य और हल्की मुस्कुराती हुई आवाज़ ने जवाब दिया। युवा स्वामी बाईयू, बहुत दिनों बाद मिले। क्या आप इस बार भी एक विशेष पारिवारिक भोज का अनुरोध कर रहे हैं? बाईयू मुस्कुराए। फुजिवारा सान, इस बार यह पारिवारिक भोज नहीं है। ये पिछली बार से भी कहीं अधिक भव्य होना चाहिए। कल सुबह 9:30 बजे मैं अपने घर पर एक शानदार उच्च स्तरीय जापानी भोज चाहता हूँ। व्यंजनों की बात करें तो कोबे A5 वाग्यू टेपान्याकी, नागासाकी ब्लूफिन टूना एक्स्ट्रा थिक साशिमी, होकाइडो किंग क्रैब मिसो हॉटपॉट। हमेशा की तरह सभी सामग्री आपकी टीम द्वारा प्रदान की जानी है और शेफ आपके सर्वश्रेष्ठ स्तर के होने चाहिए। दूसरी तरफ मैनेजर फुजिवारा मुस्कुराए। युवा स्वामी बाईयू, निश्चिंत रहें, मैं व्यक्तिगत रूप से 3 शीर्ष शेफ, 2 सुशी मास्टर और मुख्य टेप्पान्याकी शेफ को आपके निवास पर लाऊंगा। बाईयू फिर रुक गई। और एक छोटी सी गुजारिश है, एक शानदार 3 मंजिला केक तैयार कीजिए। इसकी बनावट बेहद खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी कि पहली नज़र में ही यादगार बन जाए। मैनेजर फुजिवारा को बात समझ आ गई और उनकी हंसी और भी दिल खोलकर हंसने लगी। समझ गया, ये किसी खास मेहमान के लिए है ना? चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह इतनी हैरान हो जाए कि उसकी बोलती ही बंद हो जाए। तो फिर बात पक्की हो गई, फुजिवारा सान। मैं कल आप सभी का इंतजार करूंगा। बाईयू ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। उसे लगभग यह अंदाजा हो गया था कि कल जब वे लोग उसके घर में कदम रखेंगे तो उनके चेहरों पर हैरानी के भाव होंगे। बाईयू सोफे पर पीछे की ओर झुककर सोचने लगी। मियागी रयोटा को अयाको को पाने में मदद करने के लिए केवल शानदार भोजन और एक केक ही काफ़ी नहीं लग रहा था। अगर उन्हें मियागी रयोटा और अयाको की एक साथ तस्वीर भी मिल जाए तो माहौल और भी शानदार हो जाएगा। लेकिन उसे ऐसी तस्वीर कहाँ से मिल सकती है? अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। आइडा यायोई, बास्केटबॉल वीकली की रिपोर्टर के तौर पर वह लगभग हर मैच में मौजूद रहती थीं और उसकी तस्वीरें खींचती थीं। उनके पास शायद बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है। बाईयू ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और नंबर डायल किया। हेलो हाय। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक स्पष्ट, सक्षम महिला की आवाज़ सुनाई दी। मैं शोहोकू से बाईयू हूँ। सिस्टर आइडा, पिछली बार मुझे वीआईपी स्टैंड उपलब्ध कराने के लिए मुझे अभी भी आपका धन्यवाद करना है। अरे, आप हैं? आइडा यायोई के स्वर में तुरंत ही आश्चर्य का भाव और भी बढ़ गया। क्या आखिरकार आपको अक्ल आ गई और आपने मेरे साथ विशेष साक्षात्कार के लिए सहमति दे दी? साक्षात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आज आपसे एक मदद मांगने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या आपके पास शोहोकू की कोई तस्वीर है, विशेष रूप से मियागी रयोटा और अयाको की एक ही फ्रेम में? मियागी रयोटा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन अयाको कौन है? वह हमारी शोहोकू बास्केटबॉल टीम की मैनेजर हैं, हमेशा बेसबॉल कैप पहने रहती हैं, वह खूबसूरत लड़की। अरे, अब मैं उसे पहचान गई। आइडा यायोई ने याद किया। मेरे पास वास्तव में एक किस्सा है। ये हैनान के खिलाफ आपके मैच के दौरान का है। जब मैं बेंच की तस्वीरें ले रहा था तब मैंने उन्हें फुसफुसाते हुए बात करते हुए सुन लिया। ये बहुत अच्छा है। बाईयू का मनोबल बढ़ा। क्या आप इसे मेरे लिए प्रिंट करके कल दे सकते हैं? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। क्या स्थिति है? कल भी इंटरव्यू कर लेना। बाईयू मुस्कुराए। खैर, वैसे भी हमारी बास्केटबॉल टीम कल मेरे घर पर एक मिलन समारोह के लिए आ रही है। अगर आपके लिए सुविधाजनक हो तो सीधे आ जाए। हो सकता है कि आपको पूरी टीम का एक साथ इंटरव्यू लेने का मौका भी मिल जाए। वाह, वाकई
आइडा यायोई की पेशेवर अंतर्ज्ञान ने उन्हें तुरंत उत्साहित कर दिया। शोहोकू टीम का एक अनौपचारिक जमावड़ा, ऐसा अवसर तस्वीरें लेने की तो बात ही छोड़िए, एक पत्रकार के जीवनकाल में शायद ही कभी मिलता है। कोर्ट पर वे जोशीले खिलाड़ी हैं। कोर्ट के बाहर वे किस तरह के लोग होंगे? पिछले कुछ दिनों में उसने जो तस्वीरें खींची थीं, वे तुरंत उसके दिमाग में कौंध गईं। अकागी ताकेनोरी, पहाड़ की तरह स्थिर, फिर भी जब साकुरागी हानामिची शरारत करती थी तो हमेशा असहाय और स्नेहपूर्ण भाव दिखाती थी। रुकावा कायदे, बाहरी तौर पर तो शांत दिखती है, लेकिन असल में बहुत ही अंतर्मुखी है। मियागी रयोटा को कोर्ट पर हमेशा सख्त रवैया अपनाना पसंद था, लेकिन जैसे ही अयाको का नाम लिया जाता, उसका पूरा चेहरा एकदम बदल जाता था। और फिर बाई यू थी, जो उसकी नज़रों में सबसे बड़ा रहस्य थी। जिस क्षण से वह सामने आया, ये युवक शोहोकू बास्केटबॉल टीम के लिए एक उत्प्रेरक की तरह था। वह कोर्ट पर निर्णायक शॉट लगाकर हमेशा खेल का रुख बदलने में कामयाब रहता था। ये सोचते ही आइडा यायोई ने अपना कैमरा निकाला और अंदर मौजूद तस्वीरों को खोजना शुरू कर दिया। इस बार वह सिर्फ एक तस्वीर देने या सिर्फ एक साक्षात्कार करने नहीं जा रही थी। वह अपने लेंस और शब्दों का इस्तेमाल करके शोहोकू टीम के एक दूसरे पहलू को रिकॉर्ड करना चाहती थी। जहां तक पूल पार्टी की बात है, उसने धीरे से अपने होठों को मोड़ा और मन ही मन सोचने लगी, स्विमसूट वाली बात तो बस एक बोनस होगी। अगले दिन सुबह 10 बजे 56 उमिमिसाका स्ट्रीट पर सफ़ेद बार और सूरज की गर्म चमक वाले विला के सामने पहले से ही कई कारें खड़ी थीं। आंगन की लकड़ी की छत पर स्विमिंग पूल का पानी जगमगा रहा था। बारबेक्यू ग्रिल के पास शेफ की टीम सामग्री व्यवस्थित करने में व्यस्त थी और हवा कोबे A5 वाग्यू की समृद्ध सुगंध और समुद्री हवा की नमकीन महक से भरी हुई थी, जिससे लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। सबसे पहले आने वालों में मित्सुई हिसाशी और सकुरागी हनामिची थे। वे दोनों पहले भी एक बार वहां जा चुके थे, इसलिए इस बार वे ज़्यादा हैरान नहीं दिखे, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इसकी आदत हो गई हो। इसके कुछ ही समय बाद मियागी रयोता, कोगुरे, यासुदा, काकुडा और अन्य लोग एक एक करके वहां पहुंचे। मित्सुई हिसाशी और साकुरागी हानामिची की पदोन्नति के बारे में सुनकर उन्होंने पहले तो इसे एक बड़ा चढ़ाकर किया गया मजाक समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, वे आश्चर्य से भर उठे। विशाल और रोशनी से जगमगाता लिविंग रूम, ऊंची छतें, फर्श से छत तक फैली खिड़कियों से दिखने वाला बेजोड़ समुद्री दृश्य और दीवार के किनारे लगे गेम कंसोल, के टीवी उपकरण और ठंडे पे पदार्थ परोसने वाला यंत्र, सब कुछ एकदम परिपूर्ण था। मियागी रयोटा आश्चर्य से बोले बिना नहीं रह सके, शाओ बाय, क्या तुम गुपचुप तरीके से कैसीनो चलाते हो? ये पैमाना बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। अकागी ताकेनोरी और हारुको सबसे आखिर में पहुंची। छत पर कदम रखते ही उन्होंने जगमगाता हुआ स्विमिंग पूल, 100 मीटर की दौड़ लगाने के लिए पर्याप्त चौड़ा एक विशाल आंगन, दूर से आती हल्की समुद्री हवा और पहले से ही हवा में फैल रही बारबेक्यू की सुगंध देखी। अकागी ताकेनोरी 2 सेकंड तक चुप रही, फिर धीमी आवाज में आह भरी, तो बाईयू का घर इस स्तर का है। अध्याय 92 स्लैम डंक, 4 सुंदरियां, पूल पार्टी। शोहोकू बास्केटबॉल टीम के लगभग सभी खिलाड़ी वहां मौजूद थे और माहौल किसी खेल से भी ज्यादा जीवंत था। साकुरागी हानामिची और रयोटा पूल के किनारे एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे, जबकि मित्सुई हिसाशी पिछली रात के अपने 3 पॉइंट शॉट के बारे में काकुडा और यासुदा के सामने शेखी बघार रहा था। अकागी पास ही में हाथ बांधकर खड़ा था और आंखों में मुस्कान लिए बुदबुदा रहा था, सावधान रहना। योको, जिसने एक नई गर्मियों की पोशाक पहनी हुई थी, अयाको और हारुको को पेय और नाश्ता व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। तभी मुख्य द्वार से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। आइडा यायोई अपना कैमरा बैग लिए हुए अंदर आई। सूरज की रोशनी से उसके छोटे बाल हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे थे। अरे, क्या वो आइडा सान नहीं हैं? आप भी यहाँ क्यों हैं? योको ने सबसे पहले उसे देखा और तुरंत उसका अभिवादन करने चली गई। आइडा मुस्कुराए और अपने हाथ में पकड़े भूरे रंग के पेपर बैग को ऊपर उठाते हुए बोली, मैं बाईयू को कुछ देने आई हूँ, और साथ ही शोहोकू बास्केटबॉल टीम के आराम के जीवन को देखने भी आई हूँ। योको ने उत्सुकता से कागज का थैला उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, यह क्या है? आइडा ने आंख मारी, यह एक रहस्य है, आपको बाद में पता चल जाएगा। इससे पहले कि वे और बात कर पाते, साकुरागी ने सबसे पहले उस अपरिचित चेहरे को देखा और चिल्लाया, क्या ये वही खूबसूरत महिला नहीं है जिसने पिछली बार मेरा इंटरव्यू लिया था? रियोटा ने उसके सिर के पीछे थप्पड़ मारा, बेवकूफ़, वह बास्केटबॉल वीकली की रिपोर्टर है। समूह से घिरी हुई आइडा बिल्कुल भी संकोची नहीं थी और दिल खोलकर हंस रही थी। आज मैं शोहोकू के दूसरे पहलू, यानी कोर्ट के बाहर के लोगों का इंटरव्यू लेने आया हूँ। सकुरागी ने तुरंत अपना हाथ उठाया, तो मैं आपके लिए हैंडस्टैंड डाइव करके दिखाऊंगा ताकि आप उसका वीडियो बना सकें।
कुछ चुटकुलों के बाद शुरुआती असहजता पूरी तरह से गायब हो गई। आइडा ने लापरवाही से अपना कैमरा गले में लटकाया और आंगन और छत के बीच घूमते हुए सबके पीछे पीछे चलने लगी। उसने योको और हारुको को पेय पदार्थ ले जाने में मदद की, कोगुरे के साथ टीम प्रशिक्षण की दिलचस्प कहानियों के बारे में बातचीत की और यहाँ तक कि मित्सुई, रेयोटा और अयाको की कुछ अनौपचारिक तस्वीरें भी खींचीं। जल्द ही वह टीम के एक सदस्य की तरह हो गई, उसकी हंसी शोहोकू टीम के उल्लास में घुल मिल गई और वह पूरी तरह से उस जीवंत सभा में समाहित हो गई। 1 घंटे बाद हर कोई पार्टी के माहौल में पूरी तरह से रम गया था। आउटडोर पूल के पास सूरज की रोशनी पानी पर पड़ रही थी और झिलमिलाती लहरों में कई युवा मुस्कुराते हुए चेहरे प्रतिबिंबित हो रहे थे। उथले हिस्से में हल्के नीले रंग के प्यारे से झालरदार स्विमसूट पहने हारुको एक खुश छोटी बत्तख की तरह धैर्यपूर्वक साकुरागी हानामिची को तैरना सिखा रही थी। साकुरागी, आराम करो टिल्डा। हारुको ने धीरे से उसकी पीठ को सहारा दिया, उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी कि दिलों को पिघला सकती थी। अपने आप को तैरती हुई लकड़ी के एक टुकड़े के रूप में कल्पना करें। साकुरागी का चेहरा पके हुए झींगे की तरह लाल था, उसकी गर्दन तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी। ड्री, बहती हुई लकड़ी, आराम करो। हालांकि उनका 1 मीटर 89 इंच का शरीर लोहे की छड़ की तरह था, जो पानी में अकड़ा हुआ और स्थिर था। प्लॉप, अगले ही पल वह सीधे तल में डूब गया और सतह पर एक जोरदार छपछपाहट हुई। अयाको, रेयोटा और किनारे पर मौजूद बाकी सभी लोग बेकाबू होकर हंस रहे थे। रेयोटा ने जानबूझकर अपना पेट भी पकड़ लिया। अरे साकुरागी, क्या तुम इसे आराम कहते हो? तुम तो पत्थर की तरह डूब रहे हो। अयाको ने ताली बजाए। हा हारुको, अगर तुम उसे कुछ और बार सिखाओगी तो शायद पूल का आधा पानी ही कम हो जाएगा। बायू इतनी जोर से हंस रहा था कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ये प्रतिभा साकुरागी सचमुच अपने नाम को सार्थक करता है, यहाँ तक कि इतनी शान से डूबते हुए भी। साकुरागी पानी से बाहर निकला, अपने गीले बालों को झटकते हुए गर्व से चिल्लाया। ये तो इस जीनियस का बस वार्म अप है। जल्द ही मैं पूरे पूल को क्षैतिज रूप से तैरकर पार कर लूंगा। इससे सभी लोग एक बार फिर जोर से हंस पड़े। वहीं रुकावा काइडे पूल के दूसरे छोर पर एक बीच चेयर पर आधा लेटा हुआ था। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और वह इतना आलसी लग रहा था कि मानो वह दुनिया से अलग थलग हो। सूरज की रोशनी धीरे धीरे हिलते पानी से छनकर आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी के खंडित धब्बे पड़ रहे थे, जो लहरों के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। तैराकी की अंगूठी पकड़े हुए हारुको धीरे धीरे उतले हिस्से में उसके पास से गुजरी। उसे बिल्कुल स्थिर, धीमी और लंबी सांसें लेते हुए देखकर वह अपना मुंह ढकने और हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने चुपचाप तरबूज का एक कटा हुआ टुकड़ा उठाया और सावधानी से उसे उसके बगल में रख दिया। हारुको ने जल्दी से अपनी हंसी दबाई और उसे परेशान करने के डर से तैरकर दूर चली गई। एक आकर्षक काले रंग की टू पीस स्विमसूट पहने अयाको पूल के किनारे बैठी थी, अपने पैरों से पानी की छींटें उड़ा रही थी। धूप में उसका शरीर मोहक लग रहा था। इस बीच रेयोटा विभिन्न प्रकार की शानदार तैराकी तकनीकों का प्रदर्शन कर रहा था। उसके बगल में आगे पीछे तैर रहा था, बात करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अयाको की आंखों में चमक आ गई और उसने जानबूझकर रेयोटा को सनस्क्रीन पकड़ा दी। रेयोटा, इसे मेरी पीठ पर रखने में मेरी मदद करो, मैं खुद तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अरे ठीक है, ठीक है। रेयोटा लगभग पानी में डूब गया और जल्दी से पूल से बाहर निकल गया। उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे उसे पार्किंसंस की बीमारी हो और उसने सनस्क्रीन को बहुत जोर से दबाया। छप की आवाज़ के साथ एक बड़ा सा धब्बा अयाको की पीठ पर जा गिरा, जिससे एक बहुत ही हास्यास्पद दृश्य बन गया। अयाको हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी। अरे, क्या तुम सनस्क्रीन लगा रहे हो या दीवार पर प्लास्टर कर रहे हो? रेयोटा ने उसे ठीक करने की कोशिश में हाथ पैर मारे, उसका चेहरा टमाटर से भी ज़्यादा लाल हो गया था। योको, जिसने एक ताज़ा फूलों वाला वन पीस स्विमसूट पहना हुआ था, पूल के किनारे एक छोटी सी मेज पर सावधानीपूर्वक बर्फ से बना नींबू सोडा तैयार कर रही थी। रेयोटा की दुर्दशा देखकर उसने शरारती मुस्कान दी और बगल में बैठी बाईयू से दबे स्वर में कहा, क्या हमें मियागी सेनपाई की मदद करनी चाहिए? बाईयू ने उसकी ओर देखा। कैसे? चुप रहो, मुझे देखो। अगले ही पल योको ने पूल के पास रखी एक पानी की बंदूक उठाई और पानी के दबाव को समायोजित करने का नाटक किया। स्प्लैट, बर्फीले ठंडे पानी की एक धार सीधे रेयोटा के चेहरे पर पड़ी। वाह! रेयोटा बुरी तरह से चौंक गया, उसका हाथ फिसल गया और वह लगभग अयाको की बाहों में गिरते गिरते बचा। इससे अयाको भी जोर से हंस पड़ी, जिससे तुरंत ही अजीब सा माहौल टूट गया। बाईयू और योको पूल के कोने में चुपचाप बैठी रहीं और सिर्फ उन दोनों के लिए कुछ कोमल पलों का आनंद ले रही थीं। अचानक बाईयू पानी के अंदर गोता लगा गई।
कुछ ही सेकंड बाद वह एक क्रिस्टल पत्थर पकड़े हुए सतह पर आया जो हल्की नीली चमक से जगमगा रहा था। उसने इसे पहले से ही वहां रख दिया था। ये तुम्हारे लिए है। ये कामाकुरा सागर से मिला एक नीलम है। उसने नीले क्रिस्टल को योको की हथेली में रख दिया। उसकी आवाज़ गहरी और कोमल थी। योको की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। जैसे ही वह भावुक हुई, छप, एक जोरदार छपछपाहट ने रोमांस को भंग कर दिया। पूल के दूसरी तरफ सकुरागी रयोटा के साथ मस्ती कर रहा था और अयाको उसका पीछा कर रही थी और उस पर पानी उछाल रही थी। बचने के लिए वह अचानक पीछे की ओर कूद गया। टकराना। उसके बड़े पैर ने पूल के किनारे बाई यू द्वारा रखे गए हवा भरे यूनिकॉर्न फ्लोट पर जोर से लात मारी। अगले ही पल वह यूनिकॉर्न हवा में तेजी से उड़ता हुआ आया और ठीक बायू के सिर पर जा लगा। बायू वहां यूनिकॉर्न फ्लोट पहने खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। योको पहले तो चौंक गई, फिर अपने प्रेमी के अस्त व्यस्त लेकिन मनमोहक रूप को देखकर वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसकी खिलखिलाती हंसी पूल के किनारे गूंज उठी। साकुरागी ने अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। आह, माफ करना बायू, इस जीनियस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। पास ही में एक लाउंज कुर्सी पर लेटे हुए रुकावा कायदे तेज आवाज से चौंक गए। उन्होंने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, धीरे से करवट बदली और फिर सो गए। आइडा यायोई पानी में थी। उसकी निगाहें अब भी उतनी ही तेज थीं जितनी कोर्ट के किनारे पर थीं। एक पेशेवर पत्रकार होने के नाते उन्होंने अनजाने में ही हर रोमांचक क्षण को कैमरे में कैद कर लिया। उसके हाथ में मौजूद वाटरप्रूफ कैमरा लगातार क्लिक क्लिक की आवाज कर रहा था। सकुरागी का पानी उछालना, रुकावा का लाउंज चेयर पर आलस करना, रयोटा की शर्मिंदगी, ये सब कुछ उसके लेंस में कैद हो गया। अध्याय 93 सम्राट का कुटा, बैंग। इसी बीच विला के अंदर एक स्वागत कक्ष में आइडा यायोई ने हाथ में कैमरा लिए दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर तुरंत ही खुश हो गईं। शोहोकू के कई प्रमुख खिलाड़ी वास्तव में एक चौकोर मेज के चारों ओर इकट्ठा होकर महजोंग खेल रहे थे। अकागी ताकेनोरी सीधा बैठ गया। उसकी भौहें नदी की तरह सिकुड़ी हुई थीं। उसके सामने महजोंग सीक्रेट मैनुअल फैला हुआ था जिसे बायू पहले छोड़कर गया था। ये बांस, डॉट्स और अक्षर प्रतीकों के तुलनात्मक चार्ट से भरा हुआ था और जापानी में पोन पो कान कन और हो हो के साथ परिश्रमपूर्वक एनोटेट किया गया था। उसने टाइलों की ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया। एक बिंदु बास्केटबॉल जैसा दिखता है। 3 बिंदु 3 गेंदें, फिर 9 बिंदु 9 गेंदें होंगी। ये टाइल डिज़ाइन तरकीन है। उसके बगल में बैठे मित्सुई हिसाशी अधीर लग रहे थे। उन्होंने एक टाइल उठाई, सिगरेट जलाने की मुद्रा में एक शानदार अंदाज दिखाया और उसे ध्यान से देखा। यह एक बांस की टाइल थी। उसका चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? एक बांस छोटी चिड़िया कैसे हो सकती है? टकराना। उसने टाइल को मेज पर इतनी जोर से पटका कि चाय का कप लगभग छलक गया। कोगुरे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शांतिदूत की भूमिका निभाई। मित्सुई, थोड़ा शांत हो जाओ। अकागी, बायू ने कहा कि बांस का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिंदु तांबे के सिक्के हैं और अक्षर। ओह, उसने अपनी छोटी सी नोटबुक के पन्ने पलटे और अपने चश्मे को ऊपर की ओर धकेला जो लगभग उसकी नाक की नोक तक खिसक गया था। और काकुडा एकदम सीधा बैठा था। उसका चेहरा गंभीर था। वह अपनी टाइलों के ढेर को ध्यान से घूर रहा था, मानो उन्हें मानसिक रूप से एक क्रम में बदलने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने सावधानी से पूछा, अकागी, एक बांस और 9 बांस, क्या ये एक क्रम हो सकते हैं? आइडा यायोई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उन्होंने शटर बटन दबा दिया। समय बीतने के साथ साथ उनमें से कुछ लोगों ने धीरे धीरे महजों के नियम सीख लिए। कोगुरे ने बड़ी सहजता से 5 पात्रों की भूमिका निभाई। अकागी की आंखें चमक उठीं और उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, पोन। उसकी आवाज़ एक गूंजती हुई घंटी की तरह थी जिससे काकुडा चौंक गया और लगभग अपनी सारी टाइलें गिरा बैठा। अरे गोरिल्ला, शांत हो जाओ, मेरे कान बहरे हो रहे हैं। मित्सुई ने नाखुशी से शिकायत की और लापरवाही से 1 और 5 अक्षर बोल दिए। अकागी तुरंत गुस्से से भड़क उठी। मित्सुई, मैंने 5 कैरेक्टर वाला कार्ड पोन कर दिया। तुम इसे अभी भी कैसे खेल सकते हो? नियमों के अनुसार पोन करने के बाद कोई और इसे नहीं खेल सकता। मित्सुई ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। क्या टाइल मेरे हाथ में है? मैं चाहूं तो खेलूंगा। लड़ना चाहते हो? कोगुरे ने दोनों को एक एक हाथ से पकड़कर वापस नीचे दबा दिया। शांत हो जाओ। बायू ने कहा था कि एक पोन के बाद ऐसा लगता है कि आप एक ही राउंड में एक ही टाइल नहीं खेल सकते। मित्सुई ने अभी एक टाइल निकाली है, इसलिए इसे एक नया राउंड माना जाएगा, यानी वह इसे खेल सकता है। मित्सुई ने चिढ़कर कहा, ये टूटे हुए नियम तो वाकई मुसीबत खड़ी करते हैं।
कुछ ही समय बाद काकुडा, जो इसे काफी समय से रोके हुए था, आखिरकार 4-1 बिंदु एकत्र करने में सफल रहा। उसने गहरी सांस ली और चिल्लाया, कान। अकागी, मित्सुई और कोगुरे तीनों एक साथ जम गए और एक ही भाव से देखने लगे। मित्सुई ने जोर से हंसते हुए और मेज पर हाथ पटकते हुए प्रतिक्रिया दी। हा 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 हा, काकुडा, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे बहुत डरा दिया। ये तो बस एक कान है, कोई चिल्लाने की प्रतियोगिता नहीं है। काकुडा का हाथ टाइल पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हुए हवा में ही जम गया और उसके कान लाल हो गए। कोगुरे ने आखिरकार बाईयू द्वारा सिखाए गए पिनफूक को पूरा कर लिया। 2-3-4 बिंदु, 3 दक्षिणी हवाएं और लाल ड्रैगन की एक जोड़ी। उन्होंने धीमी, अनिश्चित आवाज में कहा, ऐसे, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? अकागी ने तुरंत झुककर गुप्त मैनुअल को बाहर निकाला और गंभीरता से उसकी तुलना करने लगी। अनुक्रम, त्रिक, युग्म, यह मूल पैटर्न से मेल खाता है। फिर, रेफरी की तरह, उन्होंने गंभीरता से घोषणा की, कोगुरे बाहर हो गए। मित्सुई ने टाइलें छीन ली, देखने दो। रेड ड्रैगन, क्या तुम इसे पहनकर बाहर जा सकते हो? काकुडा के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे, कोगुरे कमाल का है। वह इतनी तेजी से बाहर निकल गया। खेल अफरा तफरी के माहौल में जारी रहा। जब भी अकागी कोई टाइल खेलता तो वह पहले अपना सिर नीचे करके महाजोंग सीक्रेट मैनुअल देखता। उसका चेहरा इतना गंभीर होता मानो वह भौतिकी की गणना कर रहा हो। उसने अपनी नोटबुक में टाइल संयोजन के आरेख बनाना भी शुरू कर दिया था और उनके बगल में गंभीर टिप्पणियां भी लिख रहा था। उनके लिए महजोंग पहले ही एक रणनीतिक अभ्यास बन चुका था। आइडा यायोई ने अपना कैमरा एक तरफ रख दिया और थोड़ी जिज्ञासा के साथ मेज पर रखे खेल को देखने लगी। उसने तुरंत अकागी की सख्त खेलने की शैली को पहचान लिया और मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर सीधे उसके बगल में बैठ गई। अकागी, तुम्हारी टाइल्स, तुम्हारी रक्षात्मक जागरूकता काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम्हारा आक्रामक रवैया बहुत रूढ़िवादी है। अकागी स्तब्ध रह गई और अनजाने में पूछने लगी, क्या महजोंग में भी आक्रमण और बचाव होता है? बिल्कुल। आइडा ने उसके द्वारा अभी अभी खींचे गए 6 बिंदुओं को उठाया और बड़ी कुशलता से उसके हाथ में पूर्वी हवा को वापस रख दिया। उसने ऐसे समझाया जैसे वह मैच के बाद का विश्लेषण कर रही हो। अभी आपको क्रम की कमी खल रही है। अगर ये 6 बिंदु निकल आए तो कोई आपके साथ सौदा कर सकता है, समझे? मित्सुई ने आइडा को पल भर में एक सामरिक कोच में बदलते हुए देखा और वह कहे बिना नहीं रह सका, अरे गोरिल्ला, तुम्हें बाहर से मदद करने वाला मिला कहाँ से? अकागी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन उसने जवाब में कुछ बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... फिर आप मुझे एक राउंड जीतने में मदद कीजिए और देखिए। कोई बात नहीं। आइडा आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके हस्तक्षेप से खेल और भी अधिक रोमांचक हो गया। खिड़की के बाहर पूल के किनारे से साकुरागी की अतिरंजित हंसी और मियागी की चीखें ठीक समय पर सुनाई दी, जिससे कमरे के अंदर ड्रैगन किंगडम महजोंग टेबल पर चल रही भयंकर लड़ाई और भी अधिक स्पष्ट हो गई। विला के अंदर महजोंग टेबल के शोरगुल से दूर एक छोटे से कमरे में चटाईनुमा चटाइयाँ करीने से बिछाई गई थीं, जिनके बीच में एक पुराना सीआरटी टेलीविजन रखा था, जिसकी स्क्रीन धूप में थोड़ी झिलमिला रही थी। फैमिकॉम कंट्रोलर के तार लंबे लंबे खींचे हुए थे और गेम कार्ट्रिज के डिब्बे फर्श पर बिखरे पड़े थे। नेक्केत्सु, स्ट्रीट बास्केट, गनबरे फाइट, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो ब्रदर्स 3। उनके बगल में ठंडे राम्यून सोडा के 2 कैन पहले से ही आधे खाली थे। यासुदा यासुहारू पालथी मारकर बिल्कुल सीधे बैठे थे। उनकी आंखों में फ्लोरेसेंस की रोशनी झलक रही थी और वे स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। दूसरी ओर शिओजाकी तेत्सुशी एक धावक की तरह तनावपूर्ण ढंग से आगे की ओर झुके हुए थे, जैसे कोई धावक दौड़ शुरू करने के लिए तैयार हो। उनकी उंगलियां कंट्रोलर पर कसकर दबी हुई थीं। कभी कभी तो वह हे और हा भी चिल्लाता था। वे दोनों नेक्केत्सु, स्ट्रीट बास्केट, गनबरे फाइट, गेम कार्ट्रिज खेल रहे थे। यासुदा ने तेज गति वाले गार्ड को नियंत्रित किया और वास्तविक बास्केटबॉल रणनीति के अनुसार पोजीशनिंग, पासिंग और पिक एंड रोल को अंजाम दिया। अच्छा, खुला शॉट, पास। हालांकि एनपीसी टीम के साथियों की बुद्धिमत्ता वाकई सराहनीय थी। या तो वे स्थिर खड़े होकर खाली निगाहों से घूरते रहते थे, या फिर गेंद मिलते ही तुरंत एक बहुत लंबा 3 पॉइंटर शॉट लगाते थे, जो हवा में उछलकर स्टैंड्स में चला जाता था। यासुदा की सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध पिक एंड रोल रणनीति उसके चरित्र के एक तरफा रूप से दीवार से टकराने में बदल गई, जबकि एनपीसी टीम के साथी उदासीन बने रहे। शिओजाकी ने पावर टाइप सेंटर को चुना। उनकी खेलने की शैली बेहद सरल और बेढंगी थी। गेंद को पकड़ो, बेतहाशा ड्रिबल करते हुए बास्केट की ओर दौड़ो और गुस्से में डंक बटन दबाओ। उसके नियंत्रण में खेल का पात्र एक मानव टैंक की तरह था, जो अक्सर विरोधियों को हवा में उड़ा देता था।
हर सफल दंक के बाद वह अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लेता था, मानो वह सचमुच कोर्ट पर स्को कर रहा हो। शिओज़ाकी, जो असलियत में दुबले पतले दिखते थे और अपनी मेहनती रक्षा के लिए जाने जाते थे, खेल में बास्केट के नीचे एक राक्षस में बदल गए और इतनी आक्रामक तरीके से खेले कि यासुदा आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। वह इतना मग्न था कि उसने अपनी कनपटी से टपकते पसीने को पोंछने की भी जहमत नहीं उठाई। इस प्रकार उन दोनों ने एक टीम का संचालन किया और एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। शिओज़ाकी लगातार यासुदा की पिटाई कर रहा था। बार बार निराश होने के बाद यासुदा ने आह भरी, मैं अब और नहीं खेलूंगा, ये बेवकूफ़ साथी खिलाड़ी मुझे मार रहे हैं। चलो कॉन्ट्रा खेलते हैं। शिओज़ाकी अब भी स्क्रीन को घूर रहा था, रुकने को तैयार नहीं था। यासुदा, बस एक और गेम, मैं वादा करता हूं कि इस बार तुम जीतोगे। असल में शोहोकू के हमेशा बेंच पर बैठने वाले खिलाड़ियों में से एक खेल में एनपीसी टीम के साथियों से परेशान हो गया था, जबकि दूसरे ने अपने जंगली स्वभाव को उजागर किया और दोनों ने खूब मजे किए। अध्याय 94। अयाको, कृपया मेरे साथ डेट पर चलो। आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो गया। पूल पार्टी का शोर धीरे धीरे कम हो गया और बाईयू के घर के पीछे बड़े लॉन में पहले से ही एक अलाव जल रहा था। आंगन की दीवार के किनारे गर्म पीले रंग की रोशनी के घेरे जगमगा रहे थे, मानो रात में गिरे हुए तारे हों। समुद्र की हल्की हवा धीरे धीरे बह रही थी, दूर से आती लहरों की मंद ध्वनि को अपने साथ ला रही थी, जो अलाव की लकड़ी की सुगंध के साथ मिलकर एक गर्म और आरामदायक माहौल बना रही थी। अलाव के पास रखी लंबी मेज पर देर रात तक पकाया गया ताज़ा बारबेक्यू और मिठाइयाँ परोसी गई थीं। कोबे A5 वाग्यू बीफ ग्रिल पर सिजल कर रहा था, होकाइडो किंग क्रैब का मांस सुगंधित था और साथ ही नागासाकी ब्लूफिन टूना साशिमी, उत्तम जापानी सीख और मिठाइयाँ भी थीं। उस सुगंध ने हवा में हलचल मचा दी, जिससे लोगों के मुंह में लार आ गई। बाईयू द्वारा किराए पर लिए गए रसोइयों की टीम में हलचल मची हुई थी। कुछ लोग ग्रिल्ड मांस को पलट रहे थे, कुछ लोग सावधानीपूर्वक प्लेटों को सजा रहे थे और अन्य लोग अलाव के पास एक लोहे के बर्तन में गर्मागर्म मिसो सूप पका रहे थे। आग की रोशनी से सबके चेहरे गर्म हो गए। शोहोकू टीम अलाव के चारों ओर बैठी राम्यून और अन्य पे पी रही थी, हाल के मैचों के बारे में बातचीत कर रही थी। उनकी हंसी कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। मियागी ने भुने हुए गोमांस की सीख को काटते हुए कहा, शाओ बाय, आज का ये व्यवहार बेहद अनुचित है। साकुरागी, जिसका मुंह खाने से तेल से चमक रहा था, केकड़े का पंजा पकड़े हुए चिल्लाया, हा 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 हा, कमाल का जीनियस। साकुरागी आज सुबह तक खाना खाएगा। रुकावा काइडे ने चुपचाप वैग्यू बीफ का आखिरी टुकड़ा उठा लिया, जिससे साकुरागी तुरंत गुस्से से भड़क उठा। अयाको ने अपनी राम्यून की बोतल उठाई और मुस्कुराते हुए घोषणा की, राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की खुशी में आइए आज रात सब मिलकर आराम करें। वाह! अलाव के चारों ओर तुरंत ही उत्साहपूर्ण जयकारों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही देर में एक पोर्टेबल कराओके मशीन को अलाव के पास ले जाया गया और एक बड़े स्पीकर से जोड़ा गया। पता चला कि अयाको कराओके की महारानी थी। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सबसे पहले माइक्रोफोन पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। गिटार की जानी पहचानी धुन के साथ ज़ाड के गीत होल्ड मी की उनकी प्रस्तुति ने तुरंत पूरे माहौल में जोश भर दिया। उसकी आवाज़ स्पष्ट और दमदार थी, आत्मविश्वास से भरी और स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसके हल्के घुंघराले लंबे बाल आग की रोशनी में सुनहरे लाल रंग में चमक रहे थे। मियागी, जो भुने हुए मांस के सीख में अपना सिर घुसाए बैठा था, अयाको का गाना सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में मौजूद सीख लगभग उसके अपने चेहरे में ही चुभ गई थी। बाईयू और येजी ने शरारती नज़रें एक दूसरे पर डाली और तुरंत खुशी से चिल्ला उठीं, बहन अयाको, मियागी, बस देखते मत रहो। बहन अयाको के साथ प्रेम गीत न गाना तो बहुत बड़ी गलती होगी। सकुरागी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा, बिल्कुल सही मियागी, कर दिखाओ। बड़ी बहन अयाको को अपनी मर्दानगी दिखाओ। मुंह में मांस की सीख लिए, आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए मित्सुई ने कहा, मियागी, कहीं तुम पीछे तो नहीं हट रहे हो। सबकी निगाहें मियागी पर टिकी हुई थीं। मियागी का चेहरा पल भर में गर्दन तक लाल हो गया, मानो वह अलाव में पक गया हो। उसने एक घूंट पे पिया, अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा और खड़ा हो गया, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। बाईयू द्वारा दिए गए दूसरे माइक्रोफोन को लेते हुए उसकी आवाज़ अभी भी थोड़ी कांप रही थी, अयाको, चलो वो गाना गाते हैं। अयाको थोड़ी देर रुकी, फिर उसे समझ आया कि वह उस क्लासिक पुराने गाने की बात कर रहा था जिसे वे दोनों बहुत पसंद करते थे, इनोय योसुई की टाइम आफ्टर टाइम। जब इंट्रो शुरू हुआ तो मियागी इतने घबराए हुए थे कि वे लगभग बेसुरा गाने लगे थे। अयाको मुस्कुराई, उसकी मुस्कान हवा की तरह कोमल थी और स्वाभाविक रूप से उसने मुख्य धुन को अपने हाथ में ले लिया, अपनी आंखों से उसे प्रोत्साहित करते हुए।
उसके मार्गदर्शन में मियागी ने धीरे धीरे अपनी आवाज़ को खुलकर व्यक्त करना शुरू कर दिया। अयाको की स्वतंत्र भावना में कोमलता का पुट था, जबकि मियागी की घबराहट में एक निश्चित दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अलाव की रोशनी में अगल बगल खड़े उनके चेहरों की लंबी लंबी परछाइयां बन रही थीं, और उनके गीत समुद्र की हवा के साथ समुद्र की ओर बह रहे थे। हारुको ने अपना चेहरा पकड़ लिया और हिलने लगी, जबकि येजी ने बाईयू के कंधे पर धीरे से सहारा ले लिया। कोगुरे और अकागी ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान थी। प्रेम गीत की मधुर धुन अभी भी रात के आकाश में गूंज रही थी और वातावरण अपने चरम पर था। अचानक अलाव के दूसरी तरफ से आश्चर्य भरी आहें सुनाई दीं। बाईयू द्वारा नियुक्त रसोइयों की टीम धीरे धीरे सुनहरे रिबन से सजी एक परोसने वाली गाड़ी को धकेलते हुए पास आए। ठेले पर एक बेहद खूबसूरत 3 मंजिला केक रखा हुआ था। क्रीम एकदम सफ़ेद और नाजुक थी, जिसके ऊपर 4 चमकीली जादुई छड़ियां लगी हुई थीं, जिनकी टिमटिमाती लौ से केक ऐसा लग रहा था मानो उसने तारों से जगमगाता गाउन पहना हो। और सबसे आकर्षक बात क्रीम रंग के स्याही से साफ सुथरे ढंग से लिखी गई वह पंक्ति थी, अयाको को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खूब। शोहोकू टीम एक पल के लिए चुप हो गई, फिर सबने एक साथ अपना सिर घुमाकर एक ही व्यक्ति अयाको की ओर देखा। अयाको हैरान परेशान दिख रही थी, यहाँ तक कि उसने सहज ही अपनी ओर इशारा भी किया। अरे, आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो व्यस्तता में लगभग भूल ही गया था। बाईयू ने अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी, फिर अचानक भीड़ में मौजूद मियागी की ओर इशारा किया। बहन अयाको, ये रियोटा द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक सरप्राइज है। रियोटा ने बहुत पहले मुझसे तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी तैयार करने को कहा था। ये केक भी उसने कामाकुरा में खूब घूम घूम कर चुना था। सकुरागी ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और चिल्लाया, वाह रियोटा, तुम सच में इतने रोमांटिक हो। मियागी चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, उसके कान से लेकर गर्दन तक का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह अपना सिर खुजा रहा था, लेकिन अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मुड़ने से रोक नहीं पा रहा था। ये शर्म भी थी और गर्व भी। अगले ही पल शोहोकू टीम ने एक साथ चिल्लाकर कहा, जन्मदिन मुबारक हो अयाको। ताली बजाना, सीटी बजाना और हंसी की आवाज़ें एक लहर में विलीन हो गईं, जिसने अयाको को अपनी चपेट में ले लिया। अयाको ने केक को देखा, फिर भीड़ में खड़ी मियागी को देखा, उसकी आंखों में अनजाने में ही नमी आ गई। वह मुस्कुराई, उसकी मुस्कान अलाव की लौ से भी अधिक चमकदार थी। आप लोग धन्यवाद। मियागी ने गहरी सांस ली, मानो वह कोई निर्णय ले रहा हो। अलाव की रोशनी उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। उस क्षण उसकी निगाहें बास्केटबॉल खेलते समय की तुलना में कहीं अधिक दृढ़ थीं। सबकी निगाहों के सामने उसने अपने पीछे से सावधानीपूर्वक लपेटा हुआ एक छोटा सा डिब्बा निकाला। वह अयाको की ओर स्थिर कदमों से बढ़ा, उसकी आवाज़ गाने के समय की तुलना में अधिक गहरी और स्थिर थी। अयाको, जन्मदिन मुबारक हो। वह कुछ देर रुका, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, फिर भी उसमें एक निश्चित साहस झलक रहा था। यह एक उपहार है जिसे मैंने तैयार किया है, लेकिन वास्तव में ये वह चीज़ है जो आपने मुझे बहुत पहले दी थी। एक क्लिक की आवाज़ के साथ डिब्बे का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। अंदर कोई कीमती उपहार नहीं था, बल्कि साधारण सी दिखने वाली वस्तुओं का ढेर था, जो इस तरह से घिसी हुई थीं कि कई कहानियां बयां करती थीं। एक पुराना रिस्टबैंड मियागी को एक खेल के दौरान कलाई में मोच आ गई थी, और अयाको सबसे पहले साइडलाइन पर दौड़ी और उसे यह रिस्टबैंड दिया। एक छोटी सी नोटबुक, जिसमें सामरिक गतिविधियों के सघन रूप से बनाए गए आरेख भरे हुए हैं, और तीरों के बगल में नाजुक लिखावट में बेवकूफ़ इधर देखो लिखा हुआ है। एक पीली पड़ चुकी स्कोर शीट। मियागी ने एक अभ्यास मैच में असाधारण प्रदर्शन किया था, और यह वही स्कोर शीट थी जिसका इस्तेमाल अयाको ने किया था, जिसका कोना एक छोटे त्रिकोण में मोड़ा हुआ था, जिसे उसने चुपके से अपने पास रख लिया था। लाल रिबन से बंधी एक छोटी सी सीटी। अयाको ने प्रबंधक के रूप में काम करते समय पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, और उस दिन मियागी ने पहली बार उसे अयाको कहकर पुकारा था। सबसे नीचे दबा हुआ एक तस्वीर थी, जिसे बाईयू ने आइडा यायोई को देने के लिए कहा था। मियागी और अयाको शोहोकू बेंच पर अंतरंगता से फुसफुसाते हुए बेफिक्र होकर हंस रहे थे। आग की टिमटिमाती रोशनी में इन वस्तुओं की परछाइयां डिब्बे में शांति से पड़ी थीं, मानो उनके सभी साझा क्षणों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया हो। मियागी ने ऊपर देखा, उनकी आवाज़ थोड़ी रुंधी हुई थी, लेकिन अभूतपूर्व दृढ़ता के साथ। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी तब मदद की जब मैं सबसे ज़्यादा खोया हुआ और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ था। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे लगातार आगे बढ़ाते रहे। अयाको, जब मैंने शियांगबेई बास्केटबॉल टीम में शामिल होने के बाद पहली बार तुम्हें देखा था, तब से लेकर अब तक मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता आया हूँ। भविष्य में मैं और मजबूत बनूंगा। मैं कानागावा प्रांत का नंबर 1 पॉइंट गार्ड बनना चाहता हूँ। तो
कृपया कृपया मेरे साथ बाहर चलें। उसने दोनों हाथों से बॉक्स को पकड़ते हुए रेफरी की सीटी का इंतजार कर रहे खिलाड़ी की तरह झुककर गहरा प्रणाम किया। लेकिन इस बार वह उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अध्याय 95। मुझे खेद है, मैं आपको वादा नहीं कर सकता। साकुरागी सबसे पहले कुंडलित स्प्रिंग की तरह उछल पड़ा, मानो आग को बुझाने के लिए चिल्ला रहा हो। अयाको, रेयोटा गंभीर है। हारुको ने अपना मुंह ढक लिया, उसकी आंखें आकाश के तारों की तरह चमक रही थीं और उसने उत्साह से येजी का हाथ पकड़ लिया। कितना रोमांटिक। मित्सुई ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण सीटी बजाई। मियागी, बदमाश, तुम कर सकते हो। यहाँ तक कि रुकावा कायदे, जो आमतौर पर अलग थलग रहता था, उसने भी अपने बारबेक्यू और पेय पदार्थों से अपनी पलकें शायद ही कभी उठाईं और मियागी पर एक हल्की सी नज़र डाली। बाइयू ने पहल करते हुए चिल्लाकर कहा, उसे हाँ कह दो। अगले ही पल, उसे हाँ कह दो, उसे हाँ कह दो, उसे हाँ कह दो। पूरा आंगन कान फाड़ देने वाली जयकारों से गूंज उठा। अलाव की लपटें चटकने लगीं और चिंगारियां रात के आकाश में फूट पड़ीं, मानो वे भी इस पल के लिए जयकार कर रही हों। आइडा यायोई ने अपना कैमरा उठाया और इस दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह अब तक का सबसे प्रामाणिक शोहोकु था जो उसने देखा था, भावुक, ईमानदार और रोमांटिक। अयाको के आंसू आखिरकार बह निकले। अलाव की रोशनी उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हुई और उसकी मुस्कान ग्रीष्म ऋतु के सूरज की तरह चमकदार थी। उसने जरा भी संकोच नहीं किया, डिब्बा उठाया, आगे बढ़ी और स्मैक की आवाज के साथ मियागी की पीठ पर जोर से थपथपाया, जिससे वह लगभग लड़खड़ा गया। मियागी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकती। हवा तुरंत जम गई। मियागी स्तब्ध रह गया और वहां मौजूद सभी लोग भी अचंभित थे। साकुरागी ने अनजाने में चिल्लाकर कहा, आह। मित्सुई के मुंह से बारबेक्यू लगभग गिर ही गया था, यहां तक कि रुकावा कायदे का चश्मा भी थोड़ा नीचे खिसक गया। लेकिन अयाको अचानक मुस्कुराई, पलकें झपकाईं और बोली, हालांकि आपकी समझदारी देखकर। वह अपने पंजों पर खड़ी हुई, मियागी के कान के पास झुकी, उसकी गर्म सांसें आग की रोशनी के साथ मिल रही थीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम फाइनल में रेयोनन को हरा दोगे और सचमुच कानागावा के नंबर 1 बन जाओगे, तब मैं तुम्हें हाँ कह दूंगी। बूम। मियागी को लगा जैसे उसकी छाती में आग सी लग गई हो। गर्मी की एक लहर सीधे उसके सिर तक पहुंच गई और वह लगभग दहाड़ उठा। मैं फाइनल में रेयोनन को जरूर हराऊंगा। जैसे ही उनकी आवाज़ धीमी हुई, अलाव की लपटें चटकने लगीं और पूरा परिसर तुरंत उत्साह से भर गया। जाओ, रेयोटा। पूरी टीम के जयकारे और शोर के बीच मियागी का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने उदारतापूर्वक अपनी बाहें फैलाईं और अयाको को कसकर गले लगा लिया। अलाव की लपटें चटक रही थीं और उसकी रोशनी हर युवा मुस्कुराते चेहरे पर लाल रंग में प्रतिबिंबित हो रही थी। केक को काटा गया और सबने मिलकर खाया। मीठी खुशबू लकड़ी की महक के साथ घुल मिल गई, मानो इस गर्मी की रात पर एक रोमांटिक माहौल छा गया हो। मियागी और अयाको अलाव के नीचे एक दूसरे के बगल में बैठी थीं, उनकी उंगलियां चुपचाप एक दूसरे में गुंथी हुई थीं, मानो कोई ऐसा रहस्य हो जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। साकुरागी अभी भी पास में नाच रहा था और हाव भाव दिखा रहा था, मियागी के कबूलनामे के दौरान उसके हकलाने की अतिरंजित नकल कर रहा था। अयाको, दो। मित्सुई हंसते हंसते लगभग दम घुटने लगा और उसने उसे लात मार दी। चुप रहो, उसे परेशान मत करो। बायू और येजी ने आग की रोशनी में एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। अकागी बेंच पर बैठा अपने शोर मचाते साथियों को देख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी सी कोमलता झलक रही थी। कोगुरे ने राम्यून सोडा की बोतल उठाई और जोर से घोषणा की, अयाको के जन्मदिन पर शोहोकु को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोत्साहित करना। गिलास आपस में टकराए, हंसी फूट पड़ी। उत्साह अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि पोर्टेबल स्पीकर से एक परिचित धुन सुनाई दी। कोम कोम क्लब का किमीगा इरुदाके दे। किसी ने उकसाया नहीं, किसी ने संकोच नहीं किया, सभी ने अवचेतन रूप से एक साथ गाना शुरू कर दिया। बेसुरा होने के बावजूद ये शक्ति से भरपूर था, कामाकुरा में ज्वार की आवाज़ को भी दबा रहा था और तारों से भरे रात के आकाश में गूंज रहा था। दूसरी ओर अलाव की गर्म रोशनी में आइडा यायोई घास पर घुटनों के बल बैठी थी और दोनों हाथों से अपने कैमरे को मजबूती से पकड़े हुए थी। कैमरे का शटर बार बार क्लिक हुआ, इस क्षण ने उसके हृदय को अत्यंत भावुक कर दिया। ये पहली बार था जब उसने शोहोकु के खिलाड़ियों को कोर्ट के बाहर देखा था। उन्होंने गीत गाए, खेले, गले मिले और मन्नतें मांगी, जिससे शोहोकु टीम में एकजुटता पैदा हुई। अगर राष्ट्रीय टूर्नामेंट एक किंवदंती थी, तो ये रात उसकी प्रस्तावना थी। और मैं अपने लेंस का इस्तेमाल इन युवा लड़कों की गर्मियों को रिकॉर्ड करने के लिए करूंगा। उसने आखिरी बार धीरे से शटर दबाया और फ्रेम में शियांगबेई बास्केटबॉल टीम के सदस्य अलाव के चारों ओर इकट्ठा हुए और खुलकर हंस रहे थे, मानो पूरी दुनिया उन्हीं की हो।
गर्मी की एक रात जो पसीने, हंसी, बारबेक्यू की खुशबू और पहले प्यार के स्वाद से भरी थी, जवानी की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। आखिरी बार टोस्ट, रेयोनन को हराओ, शोहोकू जीतेगा। सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। आग की रोशनी और जोश आपस में घुल मिल गए, मानो तारों भरा आकाश गूंज रहा हो। अकागी ने चुपचाप अपना कप पकड़े रखा, लेकिन मन ही मनाह भरी। बायू द्वारा आयोजित इस सभा ने उनके अपने हजारों नारों से भी कहीं अधिक लोगों को एकजुट कर दिया। रात ढलने के साथ ही अलाव धीरे धीरे बुझ गया, लेकिन जगमगाती रोशनी की गर्म चमक बनी रही, जिससे मुस्कुराते चेहरों की चमक बरकरार रही। समुद्री हवा बारबेक्यू की खुशबू को अपने साथ ले गई और साथ ही ठंडक का एहसास भी लेकर आई। ये देखकर कि सभी ने पर्याप्त भोजन कर लिया था, अकागी ने शांत भाव से कहा, ठीक है, अब सामान समेटने का समय हो गया है। कल हमारी ट्रेनिंग है। ग्रिल्ड बीफ की अपनी आखिरी सीख चबाते हुए मित्सुई ने चबाते हुए बाईयू के कंधे पर थपथपाया। बाईयू, अगली बार हमें इस तरह का आयोजन फिर से करना होगा। अरे अरे अरे, अगली बार मुझे पूरा बर्तन भर के किंग क्रैब चाहिए। जब हारुको ने साकुरागी को गेट की ओर धकेला तो वह चिल्ला उठा, चिंता मत करो, ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी फाइनल में रेयोनन को घर भेज देगा। अकागी दरवाजे पर रुकी, बाईयू की बांह पर थपथपाया और संक्षेप में कहा, आज तुमने खूब मेहनत की। केवल वही जानता था कि यह प्रयास टीम के लिए सबसे बड़ी मदद साबित हुआ। मियागी सबसे आखिर में चल रहा था, उसके चेहरे पर अभी भी उसके कबूलनामे की चमक छाई हुई थी। उसने अचानक बाईयू को कसकर गले लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। बाईयू, अब से तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम जो भी करवाना चाहो बस कह दो। बाईयू उसके आलिंगन से लगभग दम घुटने लगी और हंसते हुए डांटने लगी, ठीक है, जल्दी करो और जाओ। रेयोनन के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करने के बाद इस बारे में बात करेंगे। मियागी ने उसे छोड़ दिया और यहाँ तक कि मुट्ठी मिलाने का इशारा भी किया। शोहोकू के सभी लोग पहले ही जा चुके थे। इस समय आंगन में केवल येजी और आइडा यायोई ही बचे थे। आइडा यायोई ने अपना कैमरा एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए बाईयू की ओर चल पड़ी। बाईयू, आज रात आपके आतिथ्य सत्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वास्तव में एक अविस्मरणीय मिलन था। हालांकि एक पत्रकार के तौर पर मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या मैं एक संक्षिप्त साक्षात्कार के लिए आपका थोड़ा समय ले सकता हूँ? जैसे ही बाईयू सहमत होने ही वाली थी, येजी अचानक आगे की ओर झुक गई। बाईयू कुन, येजी ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और जल्दी से बिखरे हुए पे के डिब्बे और टिश्यू पेपर को समेटने लगी। पूल और आंगन में अभी भी बहुत सफाई करनी बाकी है। आप अपना इंटरव्यू जारी रखिए, मैं जाने से पहले आपके लिए सफाई कर दूंगी। उसने लापरवाही से बात की, लेकिन उसकी आंखें एक छोटे रडा की तरह बाईयू और यायोई को स्कैन कर रही थीं। बाईयू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। क्या तुम्हें डर है कि रिपोर्टर बहन मेरा अपहरण कर लेगी? येजी की हरकतें थोड़ी देर के लिए रुक गईं। उसने ऊपर देखा और गुस्से का नाटक करते हुए उसे घूर कर देखा। मैं तो बस घर के कामों में आपकी मदद करने के लिए रुक रही हूँ। बाईयू ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल सफाई कर्मियों को काम पर रख सकती हूँ। इतना सारा सामान है कि हम दोनों मिलकर कल तक सफाई पूरी नहीं कर पाएंगे। आइडा यायोई को पता चल गया था कि उनका रिश्ता असामान्य था और उसने येजी की थोड़ी सी ईर्ष्या को भी महसूस किया। वह दिल खोलकर हंसी और उसने स्थिति को सुलझा लिया। येजी शियांगबेई बास्केटबॉल टीम के सहायक भी हैं, है ना? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, आपका भी साक्षात्कार लिया जा सकता है। इससे सब कुछ और भी पूरा हो जाएगा। येजी ने हम्फ की आवाज़ निकाली, मना नहीं किया और सीधे साफ किए गए कचरे के थैलों को एक तरफ रख दिया, फिर आगे बढ़ गया। तीनों बाईयू के बेडरूम में चले गए। अध्याय 96 लिंगनान के साथ युद्ध। दीवारें हल्के सफ़ेद रंग की थीं, कोने में एक काला भव्य पियानो रखा था और उसके बगल में किताबों की अलमारी करीने से हॉर्कवर विश्व क्लासिक्स और कई सीमित संस्करण कार्टून मूर्तियों से सजी हुई थी। आइडा यायोई ने अपना वॉयस रिकॉर्डर चालू किया और हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, हमारा साक्षात्कार आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। बाईयू, तुमने बास्केटबॉल खेलना कब शुरू किया? बाईयू अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर उदासीनता से बोला, सटीक रूप से कहें तो मैंने शोहोकू में दाखिला लेने के बाद ही बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। आइडा की भौहें स्पष्ट रूप से फड़क उठीं। सिर्फ 2 महीने, और वो अभी से इस स्तर पर पहुंच गया। बाईयू ने केवल सिर हिलाया और आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। शोहोकू की हैनान पर जीत ने पूरे कानागावा प्रांत को चौंका दिया। बाहरी दुनिया साकुरागी के रिबाउंड, रुकावा की जबरदस्त फुर्ती और मित्सुई के 3 पॉइंटर्स की चर्चा कर रही है। तो आपके विचार से इस चमत्कार का असली आधार क्या था? बाईयू कुछ पल चुप रही और खिड़की के बाहर अंधेरे समुद्र को देखती रही। ये चमत्कार महज नतीजा है।
कप्तान अकागी के 3 साल के अटूट समर्पण, मियागी का माकी शिनिची के सामने भी हार न मानने का जज्बा, मित्सुई का दांत पीसकर हर 3 पॉइंटर शॉट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देना, साकुरागी के रिबाउंड अनगिनत बार गिरने से निखरे हुए हुनर का नतीजा हैं और रुकावा की नज़रें सिर्फ जीत पर टिकी हैं। और फिर हैं कोगुरे, यासुदा, शिओज़ाकी, काकुदा। शोहोकू की जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि उनकी रगों में बसी इस दृढ़ता की वजह से है। बेशक भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एमा की घायल न हुई होती तो। आइडा ने सिर हिलाया, फिर विषय बदल दिया। तो रेओनन के खिलाफ अपने अगले मैच में आपको जीतने का कितना भरोसा है? सैंडो और ओजुमी को कम नहीं आंकना चाहिए। आप किस तरह खेलने की योजना बना रहे हैं? बायू की आंखें तेज हो गईं। मियागी की खुशी के लिए ये 10 में से 10 होना चाहिए। सैंडो बहुत बहुमुखी टीम है, लेकिन शोहोकू सिर्फ एक खिलाड़ी को सीमित करने के लिए उसकी लय नहीं बिगाड़ेगी। हमारी ताकत हमारी समग्र शक्ति और जुझारूपन में निहित है। कप्तान अकागी पेंट एरिया की रक्षा करेंगे, मियागी पासिंग गेम को तेज करेंगे, मित्सुई लगातार बाहर से दबाव बनाए रखेंगे और साकुरागी और रुकावा सैंडो के खिलाफ उनकी लड़ने की भावना ही सबसे बड़ा कारक है। रेओनन मजबूत है, लेकिन हम कठिन लड़ाइयों से नहीं डरते, बल्कि सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि हम पर्याप्त मेहनत नहीं करते। आइडा यायोई गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उसने येजी की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, येजी, तुम्हारा क्या हाल है? तुम और बायू एक साथ कैसे आए? पहले किसने कबूल किया? येजी थोड़ा चौंक गया, फिर उसने खांसा और आइडा की निगाहों से बचने की कोशिश की। अच्छा, इसके बारे में अगली बार बात करेंगे। आइडा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। उसके वॉयस रिकॉर्डर की लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। रिकॉर्डर बंद करने से पहले उसने कुछ और अप्रासंगिक प्रश्न पूछे। मैं गारंटी देता हूं, यह आज की सबसे बड़ी खबर होगी। वह खड़ी हुई, अपने कैमरे का बैग कंधे पर टांगा और अचानक बायू की ओर देखा। मुझे इस सभा में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात मैंने शोहोकू बास्केटबॉल टीम का एक अनजाना पहलू देखा। शायद मुझे शोहोकू की ताकत का असली रहस्य मिल गया है। शोहोकू का रहस्य किसी एक विशिष्ट प्रतिभा के प्रभाव में नहीं है, बल्कि आप सभी के बीच के अटूट बंधन में है। एक ऐसा बंधन जिसे तर्क वितर्क से तोड़ा या बिखेरा नहीं जा सकता। मैंने विजय से भी अधिक मूल्यवान कुछ देखा। मैं रेओनन युद्ध में आपके प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इस गुप्त हथियार के साथ शोहोकू के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बायू ने बस मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ी हुई और गंभीरता से झुककर बोली, धन्यवाद। आज रात आपने सचमुच मुझे शोहोकू को समझने में मदद की। वे दोनों उसे आंगन के द्वार तक छोड़ने गए। रात की हवा समुद्र की नमकीन गंध को अपने साथ ले आए और रोशनी की लड़ियां अपनी पीठ पर झूल रही थीं। आइडा रुक गई, गर्मजोशी से भरे विला की ओर पीछे मुड़कर देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वह एक पल के लिए अपने दिल में झांक रही हो। वह मुड़ी और सीढ़ियों से नीचे उतरी, अपनी कार में बैठी, इंजन स्टार्ट किया और हेडलाइट्स की रोशनी रात के अंधेरे को चीरती हुई उसे कामाकुरा की शांत सड़कों की ओर ले गई। दोनों ने आइडा को जाते हुए देखा। बायू ने उसका हाथ पकड़ा। चलो युवती, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। येजी रुक गई, नीचे देखा और अपने जूते की नोक से पैर पटका। उसका छोटा सा चेहरा पके सेब की तरह लाल था, उसकी आवाज़ मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी। बायू कुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बायू ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या? येजी ने अपने होंठ दबाए, उसकी आंखों में शर्म झलक रही थी और उसने हिम्मत जुटाई। आज रात घर पर कोई नहीं है, मेरे माता पिता दादाजी से मिलने अकेता गए हैं। क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? बायू स्तब्ध रह गई। येजी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके सवालिया भाव को देखकर उसने कहा, अगर आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे तो भूल जाए, मैं घर जा रहा हूँ। बायू ने झट से उसकी कलाई पकड़ी, धीरे से खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी सांसें उसके कान के निचले हिस्से को सहला रही थीं। नहीं नहीं, आपका स्वागत है। येजी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, उसके कानों के सिरे लाल हो गए थे। बायू उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, आज तुम स्विमसूट में बहुत अच्छी लग रही थी। दोबारा स्विमसूट पहनकर मुझे फिर से दिखाओ, ठीक है? येजी ने उसे गुस्से से घूरा और हल्के से उसे एक घूंसा मारा। आप गुस्सा हो रहे हैं? थोड़ी ही देर के बाद उनकी हंसी स्विमिंग पूल में गूंज रही थी। उन पर चांदनी की रोशनी फैल रही थी और लहरों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यह एक और खूबसूरत रात थी। शनिवार, कानागावा प्रांत का प्रांतीय सामान्य व्यायामशाला। सुबह का मैच हैनान बनाम ताकेजातो बिना किसी अप्रत्याशित मोड़ के समाप्त हो चुका था, जिसमें हैनान ने ताकेजातो को 80 अंकों से हरा दिया था।
दुर्भाग्यवश हेनान ने 1 जीत और 2 हार दर्ज की, फिर भी उनके अंकों ने उन्हें तीसरे स्थान पर रखा। और आज दोपहर का खेल फाइनल था जिससे कानागावा प्रांत के चैंपियन का फैसला होना था। रयोनन बनाम शोहोकू। गर्मी की दोपहर में चिलचिलाती धूप के कारण कामाकुरा के तट पर स्थित समुद्र चमक रहा था, लेकिन व्यायामशाला के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से भी कहीं अधिक गर्म था। इस समय लगभग 10,000 लोगों की क्षमता वाले स्टैंड पूरी तरह से भरे हुए थे। शोहोकू के लाल और सफ़ेद रंग के जयकारे वाले झंडे और रयोनन के नीले और सफ़ेद रंग के युद्ध ध्वज हवा में 2 उमड़ती लहरों की तरह भयंकर रूप से टकरा रहे थे। जयकारे लगाते हुए लाठियों की धड़कन और शोहोकू जीतेगा और गो रयोनन जैसे नारे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना में तब्दील हो गए, मानो छत को फाड़ देंगे। श्रोताओं के बीच चर्चाएं तेज और धीमी होती रहीं। ये दोनों ही टीमें हैं जिन्होंने हेनान को हराया था। अकागी बनाम ओजुमी, बायू और रुकावा बनाम सैंडो। यह मैच राष्ट्रीय टूर्नामेंट से भी ज़्यादा रोमांचक है। हर चेहरे पर उत्साह और उम्मीद झलक रही थी। कोर्ट के किनारे की सबसे प्रमुख जगहें पहले से ही टेलीविज़न कैमरों द्वारा अपने लंबे और छोटे लेंसों के साथ कब्जा कर ली गई थीं। विशाल कैमरों के लेंस शिकारियों की तरह इधर उधर घूमते रहे और खिलाड़ियों के वार्म अप करते समय की हर छोटी से छोटी बात को कैद कर रहे थे। कानागावा स्पोर्ट्स टीवी के कमेंटेटर की आवाज़ तीखी थी। देवियों और सज्जनों, कानागावा बास्केटबॉल इतिहास का सबसे बहुप्रतीक्षित फाइनल लाइव है। उभरती हुई अप्रत्याशित टीम शोहोकू पारंपरिक दिग्गज टीम रयोनन को चुनौती दे रही है। देखते हैं कौन जीत हासिल करेगा। स्टैंड्स में काफ़ी ऊपर हेनान टीम के माकी शिनिची दर्शकों के बीच बैठे थे। उनके दाहिने टखने पर मोटी पट्टियां बंधी हुई थीं, फिर भी वे सीधे बैठे हुए थे। उनके बगल में जिन सोइचिरो गंभीर दिख रहे थे, जबकि कियोता नोबुनागा आगे की ओर झुके हुए थे और अखाड़े में लगी बड़ी स्क्रीन पर शोहोकू बनाम रयोनन का मैच देख रहे थे। दूसरी तरफ शोयोके फुजिमा कंजी और हनागाटा टोरू भी अपनी सीटों पर चुपचाप बैठे रहे। स्टैंड में थोड़ा ऊपर एवा अकादमी और दाई गाकुएन जैसी राष्ट्रीय स्तर की दिग्गज टीमों के स्काउट्स को भी देखा जा सकता था। उनकी निगाहें कोर्ट के बीचों बीच स्थित निर्मल फर्श पर टिकी हुई थीं। अचानक सारी रोशनी प्लेयर टनल पर केंद्रित हो गई और होस्ट की आवाज़ लाउडस्पीकरों से गूंज उठी, जिससे पूरा स्टेडियम हिल गया। देवियों और सज्जनों, कानागावा प्रांत हाई स्कूल बास्केटबॉल लीग में आपका स्वागत है। अंतिम मुकाबला शुरू होने वाला है। ध्वनि तरंगें पल भर में फट पड़ीं और स्टैंड से आने वाली जयकारें इतनी ऊंची होती गईं कि मानो छत ही उड़ गई हो। सबसे पहले प्रवेश करने वाला है कई वर्षों से लगातार शीर्ष 4 दावेदारों में से एक और इस वर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी सैंडो हकीरा के नेतृत्व में अजेय रयोनान हाई स्कूल। अध्याय 97 एनसी कहाँ है। तेज धार वाले ब्लेड की तरह रोशनी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी और गहरे नीले रंग की जर्सी पहने रयोनन के खिलाड़ी धीरे धीरे दिखाई दिए। सबसे आगे कप्तान ओजुमी जून थे। उसका चेहरा गंभीर था, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी भारी आभा को 10 फीट की दूरी से भी महसूस किया जा सकता था। ठीक पीछे पीछे चलते हुए सैंडो हकीरा के प्रतिष्ठित नुकीले बाल रोशनी में असाधारण रूप से चमकदार लग रहे थे। उसके होठों पर एक हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान थी, फिर भी वह उसकी आंखों की तीक्ष्णता को छिपा नहीं सकी। उन्होंने स्टैंड की ओर हल्के से हाथ हिलाया, जिससे तुरंत ही चीखों और चिल्लाहटों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैंडो सेनपई, मेरी ओर देखो। कुछ हाई स्कूल की लड़कियां इतनी उत्साहित थीं कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे अपने सेडू के नारे वाले बैनर लहरा रही थीं और बेतहाशा उछलकूद कर रही थीं। इसके बाद फुकुदा योशिताका की बारी थी। उनका सिर झुका हुआ था, उनकी आंखें थोड़ी अनफोकस्ड लग रही थीं, लेकिन उनका चौड़ा शरीर किसी ऐसे बाघ की तरह था जो झपट्टा मारने के लिए तैयार हो। इकेगामी रयोजी, हिरोकी कोसुगे, ओकुसा तोमुयुकी और अन्य ने बारीकी से अनुसरण किया। उनके कदम स्थिर और शक्तिशाली थे, मानो हर कदम के साथ यह घोषणा कर रहे हों कि वे चैंपियनशिप जीतने के लिए यहाँ आए हैं। अंत में ताओका मोइची, एक साफ सुथरी शर्ट पहने और गंभीर चेहरे के साथ, पूरे परिसर का जायजा लेते हुए, मानो जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। रयोनन के समर्थक तुरंत खुशी से झूम उठे। रयोनन। नीले और सफ़ेद झंडे एक साथ लहरा रहे थे, मानो कोई लहर स्टैंड से गुजर रही हो, जिससे फर्श हल्का सा कांप रहा था। मेजबान की आवाज़ फिर गूंज उठी। अगला नंबर है इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छुपा रुस्तम। उन्होंने मौजूदा चैंपियन हेनान को चौंकाने वाले अंदाज में हराया, इतिहास रच दिया। अब वे अंतिम सिंहासन की ओर अग्रसर हैं। आइए स्वागत करें शोहोकू हाई स्कूल। पूरा हॉल तुरंत ही जयकारों और चीखों की एक जोरदार गर्जना से गूंज उठा। शोहोकू यहाँ है, शोहोकू। लाल और सफ़ेद रंग के झंडे उन्मादपूर्वक लहरा रहे थे और नारे इतनी जोर से गूंज रहे थे मानो छत को फाड़ रहे हों।
जोश से भरे हुए शोहोकू के खिलाड़ियों के टनल से बाहर निकले। सबसे आगे अकागी ताकेनोरी थीं। उसका शरीर लोहे के टावर की तरह मजबूत था, उसका चेहरा पहाड़ की तरह स्थिर था, फिर भी उसकी आंखों में जीतने की प्रबल इच्छा थी। मियागी, मित्सुई, रुकावा, बाईयू और शोहोकू के अन्य विकल्प खिलाड़ियों ने भी उनका बारीकी से अनुसरण किया। हालांकि उनकी निगाह बार बार टीम के बिल्कुल आखिरी छोर पर जा रही थी। अजीब बात है, साकुरागी और कोच एंजाई अभी तक क्यों नहीं आए? कोच एंजाई की अनुपस्थिति शोहोकू के हर खिलाड़ी के दिल पर एक भारी चट्टान के दबाव की तरह थी। समझदार दर्शकों और मीडिया रिपोर्टरों ने तुरंत इस असामान्यता को नोटिस किया और स्टैंडों में दबी हुई चर्चा की लहर फैल गई। कोच एंजाई यहाँ क्यों नहीं हैं? शोहोकू ने अपनी रीढ़ खो दी है। अकागी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें तेजी से स्टेडियम के चारों ओर घूमने लगीं। खेल शुरू होने में 15 मिनट शेष थे, लेकिन साकुरागी या कोच एंजाई का कोई अता पता नहीं था। सच सिर्फ बाईयू को पता था। मूल कथानक में कोच एंजाई को अचानक दिल का दौरा पड़ा, लेकिन सौभाग्य से साकुरागी हानामिची उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ उसी पूर्व निर्धारित राह पर चल रहा है। मैदान के किनारे पर ताओका मोइची की तीक्ष्ण निगाहें चाकू की तरह शोहोकू की पूरी टीम पर घूम गईं। जब उसने कोच एंजाई की खाली सीट देखी तो उसकी भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ गईं और फिर उसके होठों के कोने पर जटिल भावनाओं का एक संकेत दिखाई दिया। कोच एंजाई, वह अब कौन सी रणनीति अपना रहे हैं? शोहोकू के लॉकर रूम की हवा भारी थी, मानो उसे पल भर में बाहर निकाल लिया गया हो। अकागी की आंखें बंद थीं, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं, मानो वह अपने मन को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। रुकावा ने हेडफोन पहन रखे थे, जिनका तार उसकी छाती से नीचे लटक रहा था, और वह न जाने क्या सुन रहा था। मियागी चिड़चिड़ाते हुए च्यूइंग गम चबा रहा था, जिससे कुरकुरेपन की आवाज़ें आ रही थीं। मित्सुई बेचैन था, वह बार बार अपने घुटने के पैड को इस तरह से ठीक कर रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी आंतरिक बेचैनी को कुरेद रहा हो। बाईयू एक तरफ बैठकर अयाको और येजी को तौलिए और पानी की बोतलें व्यवस्थित करने में मदद कर रही थी। अयाको ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कप्तान, कोच एंजाई और साकुरागी अभी तक नहीं आए हैं, क्या हमें पहले शुरुआती लाइनअप की पुष्टि नहीं कर लेनी चाहिए? अकागी ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, उसकी आवाज़ दबी हुई थी। यह अजीब है, साकुरागी का अविश्वसनीय होना एक बात है, लेकिन कोच एंजाई, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, हट जाओ, हट जाओ, प्रतिभा यहाँ है। दूर से एक जानी पहचानी तेज आवाज़ सुनाई दी, साथ ही तेज कदमों की आहट भी सुनाई दी। साकुरागी हानामिची एक बवंडर की तरह शोहोकू के लॉकर रूम में घुस आया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसका माथा पसीने से तर था। उसने हौंफते हुए अकागी का हाथ पकड़ लिया और बोला, गोरिल्ला। बूढ़ा आदमी, कोच एंजाई, सबकी निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। साकुरागी ने दांत पीसते हुए कहा, कल रात दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा, डॉक्टर ने कहा कि निगरानी की जरूरत है। आज बूढ़ा आदमी नहीं आ सकता। क्या? अकागी की आंखें अचानक खुल गईं और वह अचानक खड़ा हो गया, उसका विशाल शरीर एक बेंच कुर्सी को जोर से गिराते हुए नीचे आ गिरा। मियागी ने अपनी च्यूइंग गम को एक कागज के कप में पूफ की आवाज के साथ थूक दिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मित्सुई की प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी। वह अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं, उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था, उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। कोच, कोच, वो कैसा है? क्या मामला गंभीर है? उसकी आवाज़ इतनी कांप रही थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, मानो अगर जवाब सही नहीं हुआ तो वह पूरी तरह से टूट जाएगा। सकुरागी ने अपने माथे से पसीना पोंछा और जोर से कहा, वह बिल्कुल ठीक है, उसे बस आराम की ज़रूरत है, इसलिए वह इस मैच में नहीं आ सकता। इस समय उसने चारों ओर देखा, उसकी निगाहें अंततः बाईयू पर टिक गईं और उसकी आवाज़ अचानक ऊंची हो गई। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि इस मैच के लिए बाईयू अंतरिम कोच होंगे। सभी रणनीतिक व्यवस्थाएं बाईयू द्वारा की जाएंगी। सभी को मिलकर काम करना होगा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने बाईयू की पीठ पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि बाईयू लगभग लड़खड़ा गया। कोच एंजाई के ठीक होने की खबर सुनकर मित्सुई ने राहत की सांस ली। वह मानो जीवन रेखा पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, अपने स्पोर्ट्स बैग में बेतहाशा चीजें ढूंढ रहा था। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि थोड़ी अव्यवस्थित लग रही थीं। कोच, कोच, अंत में उसने अपने बैग के निचले हिस्से से एक मुलायम कपड़े में लिपटा हुआ फोटो फ्रेम निकाला, जिसमें कोच एंजाई की मुस्कुराती हुई तस्वीर थी। उसने उसे सावधानीपूर्वक पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में दुख भरा था। वह उसे खाली हेड कोच की सीट पर रखने ही वाला था कि बुदबुदाया, कोच, कृपया हम पर नजर रखें। बेवकूफ, अकागी की दहाड़ गूंज उठी।
अकागी के माथे पर एक नस फड़क उठी और उसकी विशाल मुट्ठी मित्सुई के सिर पर धमाके के साथ पड़ी, जिससे पानी की बोतलें 3 बार कांप उठीं। मित्सुई, क्या साकुरागी ने नहीं कहा था कि कोच ठीक हैं? तुम यहाँ फोटो क्यों लगा रहे हो? ये अशुभ है। साकुरागी जोर से हंस पड़ा। मित्सुई, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। बूढ़ा आदमी तो बस आराम कर रहा है। वो मरा नहीं है। तुम फोटो क्यों लगा रहे हो और ऐसे लग रहे हो जैसे किसी अंतिम संस्कार में आए हो? बूढ़ा आदमी इतना गुस्सा होगा कि अस्पताल के बिस्तर से कूद जाएगा। मित्सुई ने धीरे से कहा, मैं बस घबरा रहा हूँ। अकागी ने बाईयू की ओर देखा। चूंकि कोच चाहते हैं कि आप इसका आयोजन करें, तो इस खेल के बारे में आपका क्या विचार है? सभी ने बाईयू की ओर देखा। बाईयू ने अपना सिर खुजाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोच अंजाई उसे अंतरिम कोच बना देंगे। क्या कोच अंजाई ने उनकी नेतृत्व क्षमता को पहचाना था? उसका दिल खुश हो गया, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अयाको द्वारा दिए गए सामरिक व्हाइट बोर्ड को लेते हुए बाईयू ने अपनी कलाई को झटका दिया और कलम की नोक स्विश 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 की आवाज़ के साथ व्हाइट बोर्ड पर चलने लगी। उन्होंने रेयोनन की कोर्ट पर स्थिति और तीर के निशानों का तुरंत वर्णन किया। रेयोनन की समग्र खेल शैली को 4 शब्दों में वर्णित किया जा सकता है: सतह की ओर इशारा करना। उसने सैंडोह की स्थिति पर एक बड़ा वृत्त बनाया। सैंडोह उनकी टीम का स्कोरिंग कोर है। वह किसी भी पोजीशन पर खेल सकता है और अपने साथियों के लिए मौके भी बना सकता है। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। मल्टी पॉइंट हेल्थ डिफेंस रोटेशन की जरूरत होती है और उसे कभी भी आराम से गेंद प्राप्त करने नहीं देनी चाहिए। अध्याय 98 सामरिक व्यवस्थाएं। कलम की नोक टोकरी के नीचे खिसक गई। ओजुमी जून बास्केट के नीचे रेयोनन का स्तंभ है। उसका रिम प्रोटेक्शन और बॉक्स आउट उत्कृष्ट है और उसके पास एक बेहतरीन मिड रेंज शॉट है। कप्तान अकागी ताकेनोरी, आज के रिबाउंड और आंतरिक रक्षा में आपको उसे सख्ती से बॉक्स आउट करना होगा। जब तक वह आसानी से कूद नहीं सकता, आप उसे दबा सकते हैं। फिर उसने पंख पर एक तीर बनाया। फुकुदा योशिता का रेयोनन का छुपा हुआ तुरुप का इक्का है। उसके ड्राइव बहुत प्रभावशाली होते हैं और वह बैकडोर कट में विशेष रूप से माहिर है। हालांकि उसका बाहरी शॉट अस्थिर है और रक्षात्मक रूप से वह अक्सर बिखर जाता है। मित्सुई हिसाशी, आपको उस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी और 3 पॉइंट के अवसर पैदा करने के लिए उसकी रक्षात्मक कमजोरी का अच्छा उपयोग करना होगा। बाईयू ने परिधि पर एक और वृत्त बनाया। एकेगामी रयोजी की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत है और वह संभवतः मित्सुई हिसाशी के साथ चिपके रहेंगे ताकि उनकी ताकत को कम कर सकें। आप उन्हें दूर खींचकर रुकावा कायदे या मुझे मैच खत्म करने का मौका दे सकते हैं। मियागी रेयोटा, आपको अपनी गति और लय का उपयोग करके उनकी रक्षा पंक्ति को बाधित करना होगा। सैंडोह अकीरा को और पीछे हटने के लिए मजबूर करना होगा और उसके आक्रामक प्रदर्शन को कम करना होगा। बाईयू ने सामरिक कलम नीचे रख दी। हमारी मूल रणनीति याद रखो। रक्षा पर अनंत स्विचिंग। सैंडोह अकीरा को लॉक करें। फुकुदा योशिताका को बंद करें। इकेगामी, ओकुसा और कोशिनो को खुला छोड़ दें। आक्रमण में फुकुदा योशिताका पर लगातार हमला करो। पिक एंड रोल करो और उनके नाम पुकारो। अकागी ताकेनोरी और रुकावा कायदे अंदर से मोर्चा संभालेंगे। मित्सुई हिसाशी और मैं बाहर से हमला करेंगे। जवाबी हमले बिजली की तरह तेज होने चाहिए। ये सुनकर अकागी ताकेनोरी ने सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सकीं। उनका ये शांत स्वभाव और व्यवस्थित रवैया वाकई सराहनीय था। कोगुरे को इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि बाईयू के पास वाकई कुछ तरकीबें थीं। बेंच पर पहले जो दबा हुआ माहौल था, वह पूरी तरह से बदल गया और उसकी जगह धीरे धीरे बढ़ता हुआ जुझारू जज्बा छा गया। अकागी ताकेनोरी ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, मैं ओजुमी जून का ख्याल रखूंगा। अंदर का काम मुझ पर छोड़ दो। मियागी रेयोता की आंखों में भयंकर युद्ध भावना की ज्वाला जल रही थी। बाईयू, चिंता मत करो, मैं सैंडोह अकीरा को बता दूंगा कि दबाव क्या होता है। अयाको ने खिलखिलाकर मुस्कुराया और जोरदार ताली बजाए। बिल्कुल सही, शोहोकू, हम जीतेंगे। येजी ने भी बाईयू की ओर देखा और धीरे से कहा, शुभकामनाएं, मुझे आप पर भरोसा है। शोहोकू टीम के सदस्य खड़े हो गए और एक छोटा सा घेरा बना लिया। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। अकागी ताकेनोरी ने धीमी आवाज में जोश भरा नारा लगाया, जाओ। सभी ने एक साथ जवाब दिया। उनकी आवाजें छत तक गूंज उठीं। शोहोकू, हम जीतेंगे। उस क्षण शोहोकू बेंच से आ रही गर्मी स्टैंड से आ रही जोरदार जयकार से भी कहीं अधिक तीव्र प्रतीत हो रही थी। बाईयू की दृढ़ निगाहें सभी पर घूमी और उसने शुरुआती लाइनअप की पुष्टि कर दी। पॉइंट गार्ड मियागी रेयोटा, शूटिंग गार्ड मित्सुई हिसाशी, छोटा फॉरवर्ड रुकावा कैडे, पावर फॉरवर्ड सकुरागी हनामिची, केंद्र अकागी ताकेनोरी। बाईयू ने अपनी मुट्ठी उठाए।
मैं किसी भी समय आकर समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। सब लोग, चलो शुरू करते हैं। पांचों खिलाड़ियों ने एक साथ सिर हिलाया, उनका लड़ने का जोश चरम पर था। पूरी शोहोकू टीम मानो आक्रमण करने के लिए तैयार एक जानवर में बदल गई थी। स्पीकरों के माध्यम से तेज आवाज में गूंजते उद्घोषक की आवाज ने पूरे स्टेडियम को उत्साह से भर दिया। दोनों टीमें कृपया अपनी अपनी जगह ले लें। कनागावा प्रांत हाई स्कूल बास्केटबॉल लीग का फाइनल। शोहोकू हाई स्कूल बनाम रयोनन हाई स्कूल। खेल शुरू होने ही वाला है। पूरा हॉल तुरंत जोरदार जयकारे और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रोशनी एक बार फिर कोर्ट के केंद्र पर केंद्रित हो गई और विशाल स्कोरबोर्ड जगमगा उठा। शोहोकू 0-0 रयोनन। अकागी ताकेनोरी और ओजुमी जून कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र के घेरे की ओर चले, उनकी निगाहें हवा में एक दूसरे से तीखी टक्कर ले रही थीं। अकागी ताकेनोरी की आंखों में देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का परम सपना और कोच अंजाई से किया गया उसका वादा जल रहा था। दूसरी ओर ओजुमी जून रयोनन के सम्मान की रक्षा करने और खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। किनारे पर कोच ताओ का हाथ बांधकर खड़े थे, उनकी निगाहें तेज थीं और अकागी ताकेनोरी पर टिकी हुई थीं। अजीब बात है, उसका पैर इतनी जल्दी ठीक हो गया। शोहोकू बेंच पर कोगुरे, यासुदा और अन्य खिलाड़ियों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी निगाहें एक पल भी कोर्ट से नहीं हटीं। बायू चुपचाप बेंच पर बैठा था, उसकी उंगलियां ये जेड के हाथ पर हल्के से थपथपा रही थीं, मानो वह चुपचाप आने वाली लय की ताल गिन रहा हो। सैंडो हकीरा ने आधी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसे नहीं पता था कि यह उकसावा था या युद्ध की मौन घोषणा। बायू के होंठ हल्के से मुड़े। चलो, मैं तुम्हें शोहोकू की ताकत दिखाता हूँ। रेफरी सेंटर सर्कल तक गया और बास्केटबॉल को ऊपर उठाया। उस क्षण पूरे परिसर का शोरगुल चमत्कारिक रूप से शांत हो गया। हवा मानो जम सी गई, केवल दिलों की धड़कनों की गर्जना ही सुनाई दे रही थी। बीप, एक तीखी सीटी ने सन्नाटे को चीर दिया। बास्केटबॉल हवा में उछली, अकागी ताकेनोरी और ओजुमी जून एक साथ उछले, मानो दो विशालकाय जानवर हवा में आपस में भिड़ रहे हों। कानागावा प्रांत के सिंहासन के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। थप्पड़, ओजुमी जून ने बास्केटबॉल को बैककोर्ट की ओर उछाला। सैंडो हकीरा ने मानो पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था, हाथ बढ़ाकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। रयोनन की पहली संपत्ति, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मियागी रयोता दहाड़ा, उसके कदम एकदम करीब करीब चल रहे थे। सैंडो हकीरा का चेहरा शांत था क्योंकि वह तेजी से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ओजुमी जून ने एक उच्च स्क्रीन सेट की। सैंडो हकीरा ने गति का फायदा उठाते हुए दिशा बदल ली और मियागी रयोटा को पीछे छोड़ दिया। रुकावा कायदे ने ठंडे चेहरे के साथ बचाव के लिए कदम बढ़ाया। उनकी तीखी निगाहें हवा में टकराईं, मानो चिंगारियां उड़ रही हों। ओह, रुकावा कायदे, मुझे अपना कौशल दिखाओ। सैंडो हकीरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आए और उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। रुकावा कायदे आधे कदम से ही चकमा खा गई और अकागी ताकेनोरी ने तुरंत बचाव में मदद करने के लिए अपनी स्थिति बदल ली। लेकिन उस पल में सैंडो हकीरा ने एक ऊंची लॉब पास फेंकी। बास्केट के ठीक नीचे फुकुदा योशिताका। स्थिति में काटें। साकुरागी हानामिची अभी भी आधा कदम धीमा था। जैसे ही वह मुड़ा, फुकुदा योशिताका पहले ही कूद चुका था। टकराना, बास्केटबॉल बैकबोर्ड से टकराकर गोल में चली गई। स्कोरबोर्ड तुरंत जगमगा उठा। रयोनन 2-0 शोहोकू। पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर उठा। कोच ताओ का भुजाएं बांधे, आंखों में चमक लिए। ये रयोनन का पहला हमला है। शोहोकू के पास गेंद का कब्जा। मियागी रयोटा तेजी से आगे बढ़ा, उसकी निगाहें कोर्ट का तेजी से जायजा ले रही थीं। छितराया हुआ, अकागी ताकेनोरी ने आक्रामक ढंग से बास्केट के नीचे बॉक्सिंग करते हुए गहरी आवाज में दहाड़ लगाए। मुझे गेंद दो, लेकिन ओजुमी जून उसके सामने लोहे के टावर की तरह मजबूती से खड़ा था। फुकुदा योशिताका भी तुरंत मदद के लिए आ गए और उन्होंने मिलकर एक दोहरी टीम बना ली। मियागी रयोटा की आंखों में चमक आ गई और उसने निर्णायक रूप से एक ऊंची लॉब पास फेंकी। अकागी ताकेनोरी उछली और हाथ बढ़ाया। थप्पड़, इकेगामी रयोजी ने अप्रत्याशित रूप से हाथ बढ़ाकर गेंद को दूर धकेल दिया। गेंद साकुरागी हानामिची के पैर से टकराए और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, गेंद मैदान की सीमा से बाहर चली गई। वाह, पूरा आयोजन स्थल हंगामे से गूंज उठा। शोहोकू के पहले ही कब्जे के परिणामस्वरूप सीधा टर्नओवर हुआ। रयोनन का जवाबी हमला। सैंडो हकीरा ने शांत भाव से गेंद को नियंत्रित किया, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। चलो, मियागी रयोता। ओजुमी जून एक बार फिर हाई पोस्ट पर चले गए और सैंडो हकीरा को स्क्रीन के साथ मदद की। मियागी रयोटा ने दांत पीसते हुए बड़ी मुश्किल से इधर उधर कदम बढ़ाए और सैंडो हकीरा से कसकर चिपक गया।
सैंडो हकीरा अचानक रुक गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी कलाई झटक दी और गेंद बास्केट की ओर ऊंची उछल गई। फुकुदा योशिताका ये बात पहले ही समझ चुके थे और उन्होंने तुरंत बीच में ही टोकते हुए कहा, टकराना। बास्केटबॉल बैकबोर्ड से टकरा कर गोल में चली गई। स्कोरबोर्ड फिर से अपडेट हो गया। रेयोनन 4-0 शोहोकू। रिपोर्टर की मेज पर बैठी आइडा यायोई ने उत्साह से कहा, शानदार पिक एंड रोल तालमेल। सैंडो हकीरा ने लगातार 2 असिस्ट किए। रेयोनन त्रुटिहीन खेल रहा है। शोहोकू शुरुआत में निष्क्रिय स्थिति में है। भीड़ की चीखें इतनी तेज थीं कि कान बहरे हो रहे थे। शोहोकू ने पुनः कब्जा हासिल कर लिया। मियागी रेयोटा ने गेंद को नीचे की ओर ड्रिबल करते हुए आगे बढ़े, उनकी निगाहें लगातार मित्सुई हिसाशी की ओर घूम रही थीं। इकेगामी रेयोजी मित्सुई हिसाशी से एकदम चिपके हुए थे, उन्हें जरा भी जगह नहीं दे रहे थे। मियागी रेयोता का दिल बैठ गया और वह अचानक मुड़ गया। रुकावा कायदे, यह आप पर निर्भर है। बास्केटबॉल को सटीक रूप से रुकावा कायदे को पास किया गया। पूरी भीड़ तुरंत ही तेज चीखों से गूंज उठी। ये रुकावा कायदे है। हिरोकी कोसुगे उससे मिलने आया, उसने अपनी बाहें चौड़ी करके उसे कसकर रोक लिया। तुम इसको नहीं कर पाओगे। रुकावा कायदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, उसकी आंखें सर्दियों के तारों की तरह ठंडी थीं। एक तेज कदम, फिर अचानक जोरदार प्रहार। हिरोकी कोसुगे ने दांत पीसते हुए उनका पीछा किया। जैसे ही हिरोकी कोसुगे का वजन आगे की ओर स्थानांतरित हुआ, रुकावा कायदे अचानक रुक गया, उसका शरीर खूबसूरती से पीछे की ओर झुक गया। स्विश। बास्केटबॉल ने बहुत ही सुंदर आग बनाया। स्विश। सिर्फ नेट में गोल। स्कोरबोर्ड अपडेट हो गया। रेयोनन 4-2 शोहोकू। लाइव कमेंटेटर ने जोर से चिल्लाया, ये रहा रुकावा कायदे। शोहोकू के प्रतिभाशाली स्मॉल फॉरवर्ड ने अपने सिग्नेचर फेडअवे जंपर से शोहोकू के लिए पहला बास्केट स्कोर किया। अध्याय 99। क्या आप आदेश देना जानते हैं? रेयोनन आगे बढ़ता है। सैंडो हल्के कदमों से गेंद को ड्रिबल करते हुए सीधे शोहोकू के हाफ में ले जाता है। मियागी करीब ही बने रहते हैं, लेकिन सैंडो अचानक दिशा बदल देते हैं, उन्हें आधे कदम से पीछे छोड़ देते हैं और पेंट एरिया में घुस जाते हैं। उसे रोको। अकागी दहाड़ता है। रुकावा बचाव में तेजी से मदद करता है, स्लाइड करते हुए ब्लॉक करता है। सैंडो के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी कलाई को झटका दिया और गेंद को मिड रेंज में फुकुडा की ओर पास कर दिया। फुकुडा ने बिना किसी झिझक के गेंद पकड़ ली। मध्यम दूरी का शॉट। टकराना। गेंद रिम से टकराकर वापस उछली। अकागी लोहे की मीनार की तरह उछलती है और दोनों हाथों से मजबूती से रिबाउंड को पकड़ लेती है। शोहोकू अपराध। मियागी गेंद को अपने पास रखता है और तेजी से मित्सुई की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इकेगामी परछाई की तरह उससे चिपका रहता है, जिससे उसे गोली चलाने का मौका ही नहीं मिलता। रुकावा को देखते हुए फुकुडा और सैंडो दोनों ओर परछाइयों की तरह खड़े हैं। अकागी एक ऊंची स्क्रीन लगाता है, जिससे चुनने का मौका मिलता है। मित्सुई इस बात को समझता है और इसी वजह से उसने खुला स्थान बनाने के लिए एक तीखा कट लगाया। अच्छा अवसर। मियागी जल्दी से आगे निकल जाता है, लेकिन इकेगामी का निर्णय त्वरित होता है और वह तुरंत अपनी स्थिति पर लौट आता है। मित्सुई को मजबूरन मुश्किल हालात में बीच की दूरी से शॉट लगाना पड़ा। टकराना। इसमें से खनखनाहट की आवाज़ आती है। ओजुमी ने अपनी बाहें फैलाईं और रिबाउंड को पकड़ लिया। रेयोनन ने फिर हमला किया। सैंडो आराम से ड्रिबल करता है, फिर अचानक गति बढ़ाता है और तेजी से आगे बढ़ता है। रुकावा तुरंत बचाव में मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन सैंडो की निगाहें तेज हैं और वह अपनी कलाई को झटका देता है। गेंद को 3 पॉइंट लाइन के बाहर हिरोकी कोसुगे को बिल्कुल सटीक तरीके से पास किया गया। खुला मौका। इसे गोली मारो कोशिनो। रेयोनन की चीयर स्क्वाड दहाड़ रही है। कोशिनो गेंद को रोकने के लिए उछलते हैं और 3 पॉइंटर शॉट लगाते हैं। गेंद ऊंची उड़ान भरती है और धीरे धीरे नेट में गिर जाती है। स्विश। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। बड़ी स्क्रीन पर स्कोर दिखाया जाता है। रेयोनन 7-2 शोहोकू। स्टेडियम जयकारों से गूंज रहा है और नीले और सफ़ेद रंग के रेयोनन के झंडे जोर शोर से लहरा रहे हैं। लाइव कमेंटेटर कर्कश आवाज में चिल्लाता है, शानदार। सैंडो ने एक बार फिर रक्षात्मक पंक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया और कोशिनो को पास दिया, जिन्होंने शांति से 3 पॉइंटर लगा दिया। शोहोकू की शुरुआत निष्क्रिय रही। रुकावा कायदे की सहायक रक्षा पंक्ति टूट गई और एक कमजोरी बन गई। दूसरी ओर आइडा यायोई अचानक खड़ी हो जाती है और लगभग अपना पेन गिरा देती है। शानदार शॉट सैंडो। वह सहज रूप से सैंडो के लिए जयकार करती है, फिर उसे एहसास होता है कि वह एक रिपोर्टर है, चीयरलीडर नहीं, और जल्दी से अपनी आवाज़ धीमी कर लेती है। लेकिन उसकी आंखें अब भी उत्साह से चमक रही हैं। ये है सैंडो।
कितना बहुमुखी प्रतिभा का धनी। ड्रिबलिंग, ड्राइव करना, डबल टीम को अपनी ओर आकर्षित करना और फिर सबसे सटीक पास देना। शोहोकू मजबूत तो है, लेकिन अगर वे इसी तरह खेलते रहे तो आज का खेल शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेयोनन के बेंच पर ताओका मोइची आत्मविश्वास से भरे हुए बाहें मोड़े बैठे हैं और व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोले, हे कोच एंजाई के न होने से शोहोकू टूटी डोर वाली पतंगों के समूह की तरह है। अब वे जो ताकत दिखा सकते हैं वह शायद 30% से भी कम है। मैदान के किनारे पर रेफरी की सीटी बजती है। बीप, टाइमआउट। शोहोकू ने टाइमआउट की घोषणा की। बेंच पर बैठी बाईयू गहरी सांस लेती है, अचानक खड़ी हो जाती है और शोहोकू के खिलाड़ियों की ओर देखती है। रुकवा, तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं पहले सैंडो को थका देता हूँ। दूसरे हाफ में मुझे चाहिए कि तुम सैंडो को थकाने के लिए अपना पूरा जोर लगाओ। बाईयू का लक्ष्य है कि रुकावा कायदे और वह खुद बारी बारी से सैंडो की सहनशक्ति को कम करें। इस फैसले से दर्शकों में तुरंत हंगामा मच गया। रुकावा कायदे सब्स्टिट्यूट हो गई। क्या आप कोचिंग भी दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी को बाहर किया जाना चाहिए तो वह लाल बालों वाला नंबर 10 होना चाहिए। प्रेस बॉक्स में कई मीडिया कमेंटेटर हैरानी जताते हैं। क्या रुकावा कायदे इस समय शोहोकू के लिए स्कोर करने का एकमात्र विकल्प है? इस समय उसे बाहर निकालना। यह आदमी क्या सोच रहा है? मुझे पता है कि वह अच्छा खेलता है, लेकिन आप रुकावा को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? क्या ये सरासर लापरवाही नहीं है? क्या इस बच्चे ने खुद पर ही दांव लगाया था या कुछ और? स्टेडियम का माहौल एक पल के लिए थमसा जाता है। बाईयू उन्हें अनदेखा कर देता है। वह शोहोकू वादकों के पास जाता है और धीमी आवाज में कहता है, मियागी, गेंद को आगे बढ़ाने और खेल की गति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मित्सुई, तुम बिना गेंद के दौड़ोगे और मैं गेंद को संभालकर तुम्हारा दबाव कम करूंगा। साकुरागी, कप्तान अकागी, बस रिबाउंड्स पर कब्जा कर लो। अंदर से डिफेंस को अपनी ओर खींचना होगा। उनकी आवाज़ दृढ़ और गूंजदार है और उनकी उपस्थिति से हर कोई सहज रूप से दब जाता है। शोहोकू की नई टीम तय हो गई है। मियागी पीजी, मित्सुई एसजी, बाईयू एसएफ, साकुरागी पीएफ, अकागी सी। दूसरी तरफ रेयोनन का बेंच है। ताओका ने अपनी आंखें सिकुड़ी और तिरस्कार भरी मुस्कान दी। कितनी लापरवाही है। मुझे पता है कि तुम अच्छा खेलते हो, लेकिन खिलाड़ी होना और कोच होना दो अलग अलग बातें हैं। इस रफ्तार से तो शोहोकू के पूरी तरह ढह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर वह गहरी आवाज में आदेश देता है, सैंडो, बाईयू पर पूरा दबाव बनाओ। उस पर अधिकतम दबाव डालो। इकेगामी, मित्सुई से मजबूती से चिपके रहो, उसे गेंद पकड़ने का कोई खुला मौका मत दो। रेयोनन के खिलाड़ी एक साथ प्रतिक्रिया देते हैं और अखाड़े का माहौल तुरंत और अधिक तनावपूर्ण हो जाता है। टाइमआउट समाप्त, खेल फिर से शुरू। शोहोकू ने गेंद को अंदर की ओर भेजा। बाईयू ने गेंद को ड्रिबल करते हुए ऊपर की ओर उछाल दिया। कोर्ट पर पहुंचते ही सैंडो तुरंत आगे बढ़ता है। उसकी आंखें तेज होती हैं, लेकिन उसके होठों पर वह हल्की सी मुस्कान अभी भी बनी रहती है। ओह, क्या तुम रुकावा कायदे की जगह ले रहे हो? देखते हैं कि तुम मुझे पार कर पाते हो या नहीं। बाईयू के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। वह एक रणनीतिक हाथ का इशारा करता है। अकागी तुरंत ऊपर की ओर बढ़ता है और चाप के शीर्ष पर एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, मानो सैंडो के सामने एक दीवार हो। बाईयू ने अकागी की हाई स्क्रीन का तुरंत इस्तेमाल करके सैंडो को चकमा दे दिया। सैंडो आगे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अकागी का शरीर लोहे के पहाड़ जितना भारी है, जो उसे प्रभावी रूप से रोक देता है और उसे आधा कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। इसी क्षण ओजुमी को मजबूर होकर अपना रुख बदलना पड़ा और दौड़कर वहां पहुंचना पड़ा। दर्शक अपनी सांसें थाम लेते हैं। ओजुमी बाईयू से पूरे आधे सिर जितना लंबा है। यह एक बेहद ही दबदबे वाला मुकाबला है। ओजुमी का मानना है कि बाईयू या तो मित्सुई को लंबा पास देगी या फिर पेंट एरिया में अकागी को पास देगी। वह जानबूझकर उनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखता है, लेकिन बाईयू जरा भी नहीं हिचकिचाती और अचानक रुक जाती है। स्विश, एक साफ सुथरा और सटीक मिड रेंज जंप शॉट जमीन से ऊपर उठता है। गेंद बड़ी खूबसूरती से चाप बनाती हुई आगे बढ़ती है। धड़ाम, ये बैंक में जमा हो जाता है। रेयोनन 7-4 शोहोकू। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में आ गया। सुंदर, ओजुमी ने उसे रोका नहीं। लाइव कमेंटेटर ने लगभग मेज तोड़ ही दी। अविश्वसनीय, शोहोकू के नंबर 15 बाईयू ने अपने पहले ही मैच में शानदार प्रदर्शन किया। यह कोई अंधाधुंध शॉट नहीं, बल्कि एक सटीक रणनीतिक निर्णय था। उन्होंने अकागी की ऊंची स्क्रीन का फायदा उठाया और निर्णायक रूप से मिड रेंज शॉट लगाया। शोहोकू, गतिरोध को तोड़ने का यही तरीका है। किनारे पर खड़ी अयाको ने जोर से ताली बजाई। शाबाश,
योको अपनी छोटी मुट्ठी भींचती है, उसकी आंखों में गर्व झलक रहा है। जैसा कि आपसे उम्मीद थी, बाई यूकुन। शोहोकू के बेंच पर बैठे खिलाड़ी तुरंत खुशी से झूम उठे, उनका मनोबल फिर से बढ़ गया। अधिकार रेयोनन के पास चला गया। सैंडो गेंद को ड्रिबल करते हुए अपनी निगाहें बाईयू पर गड़ाए हुए है, जो उसकी रक्षा कर रहा है, और उसके होठों पर वही जानी पहचानी मुस्कान खिल उठी है। वह आखिरी शॉट अच्छा था। अब मेरी बारी है। उसके बोलने से पहले ही ओजुमी और इकेगामी एक साथ स्क्रीन के लिए आगे बढ़ते हैं। दोहरी स्क्रीन तुरंत एक लोहे की दीवार का रूप ले लेती है और बाईयू को उनके पीछे कसकर फंसा लेती है। धिक्कार है, उस ताओका नाम के आदमी ने लिफ्ट वाले दृश्य की नकल कैसे कर ली। बाईयू का दिल कस गया। सैंडो धनुष से निकले तीर की तरह सीधे बेसलाइन 3 पॉइंट लाइन की ओर बढ़ता है। मियागी और साकुरागी एक साथ रक्षात्मक भूमिका निभाने के लिए मैदान पर उतरते हैं, एक डबल टीम। बास्केट के नीचे फुकुडा पहले से ही ऊंची छलांग लगा रहा है। थप्पड़। सैंडो ने अपनी कलाई घुमाई, एक ऊंचा लॉब पास। फुकुडा ने दोनों हाथों से गेंद पकड़ी और डंक मारा। धमाका, एक जोरदार डंक, रिम बुरी तरह से कांप उठा। रेयोनन 9-4 शोहोकू। पूरा स्टेडियम जयकारों की लहर से गूंज उठा। लाइव कमेंटेटर कर्कश आवाज में चिल्लाता है। सैंडो का अदम्य जोश। मियागी और साकुरागी दोनों को पीछे हटकर रक्षा पंक्ति में मदद करनी पड़ी, लेकिन सैंडो यही तो चाहता था। फुकुडा का शानदार एली-ऊप डंक। बेहतरीन टीम वर्क। आइडा यायोई अचानक खड़ी हो जाती है और लगभग अपना कैमरा गिरा देती है। उसकी नज़र में सैंडो के गाल लाल हो गए हैं, उसके जबड़े से पसीना टपक रहा है, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी बेरोक और जोशीली है। उसका दिल जकड़ जाता है। बाईयू जैसे शक्तिशाली खिलाड़ी भी सैंडो का मुकाबला नहीं कर सकते। सैंडो कोर्ट पर एक अजेय शक्ति हैं। रेयोनन की बेंच। ताओका मोइची ने अपनी बाहें मोड़ ली, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। शोहोकू के बच्चों, तुमने ही मुझे लिफ्ट की पटकथा सिखाई थी। लेकिन इस बार यह एक उन्नत संस्करण है। दर्शकों की जोरदार जयकार के बीच शोहोकू के बेंच पर माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। अध्याय 100 रक्षात्मक विशेषज्ञ इकेगामी रेयोजी। शोहोकू अपराध। बाईयू ने गेंद को नियंत्रित किया और सैंडो की आधी मुस्कान का सामना किया। चलो बाईयू। सैंडो के होंठ हल्के से मुड़े, उसका संतुलन बिगड़ा और उसने रक्षात्मक मार्ग को मजबूती से अवरुद्ध कर दिया। बाईयू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अचानक बैक टू बास्केट क्रॉसओवर ड्रिबल शुरू कर दिया। बायां हाथ, दायां हाथ, फिर तेजी से पीछे की ओर मुड़ना। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि वे लगभग धुंधली छवियों में तब्दील हो गईं। सैंडो के कदम थोड़े लड़खड़ा गए। बाईयू ने शानदार ब्रेकर थ्रू के अवसर का फायदा उठाते हुए धनुष से छोड़े गए तीर की तरह पेंट एरिया में धावा बोल दिया। सैंडो ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। लेकिन बाईयू की गति पहले से ही अधिकतम थी और उसने अपना कंधा उससे टकरा दिया। टकराना। हवा में ही उनके शरीर आपस में टकरा गए। अचानक सीटी बज उठी। बीप, ब्लॉकिंग फाउल। रक्षात्मक खिलाड़ी, रेयोनन नंबर 7, सैंडो हकीरा। पूरा स्टेडियम गर्जना से गूंज उठा। सैंडो, फाउल हो गया। शोहोकू बेंच पर बैठे सभी लोग तुरंत खुशी से झूम उठे। कोगुरे चिल्लाया, बहुत बढ़िया। नन्हा बाईयू फ्री थ्रो लाइन की ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पहला शॉट, स्विश, यह आसानी से अंदर चला गया। दूसरा शॉट, स्विश, बड़े पर्दे पर स्कोर बदल गया। रेयोनन 9-6 शोहोकू। लाइव कमेंटेटर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। बाईयू ने शानदार ब्रेकर थ्रू स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सैंडो से ब्लॉकिंग फाउल करवाया। दोनों फ्री थ्रो सफल रहे। शोहोकू धीरे धीरे बराबरी पर आ रहा है। रेयोनन आक्रमण। बास्केटबॉल एक बार फिर सैंडो के हाथों में आ गिरी। बाईयू ने फ्रंट कोर्ट में उसकी कड़ी निगरानी की, लेकिन सैंडो के चेहरे पर अब भी वही सुस्त मुस्कान थी। बुरा नहीं है, अपनी लय में आ जाओ। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक बाईं ओर एक तेज कदम बढ़ाया और वार करने का नाटक किया। बाईयू का गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे गिर गया और उसने तुरंत बचाव किया। सैंडो ने अचानक दिशा बदल दी और बड़ी सफाई से आधा कदम का स्थान बना लिया। वूश, वह हवा में उछला, उसका शरीर खूबसूरती से फैला हुआ था। बाईयू ने छलांग लगाई, उसकी हथेली लगभग गेंद तक पहुंच ही गई थी। हालांकि सैंडो हवा में थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। वह एकदम सटीक चाप किसी पाठ्यपुस्तक से लिया गया चित्र जैसा था। स्विश, बास्केटबॉल बिना रिम को छुए ही नेट के पार चली गई। बड़ी स्क्रीन तुरंत जगमगा उठी। रेयोनन 11-6 शोहोकू। पूरा स्टेडियम जोरदार चीखों से गूंज उठा। इतना ठंडा। सैंडो, वह तो अजेय है। कमेंटेटर की आवाज लगभग बैठ ही गई थी। सैंडो हकीरा। बाईयू के कड़े डिफेंस का सामना करते हुए उन्होंने अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश फेडवे जंपर से जवाब दिया।
ये रेयोनन का तुरुप का पत्ता है। शोहोकू बेंच। रुकावा कायदे की आंखों में एक जटिल भाव था, इस आदमी में तो कोई कमजोरी ही नहीं है। आइडा यायोई का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था और उसकी कलम तेजी से नोट्स लिख रही थी। शोहोकू के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद बाईयू सैंडो को पीछे नहीं छोड़ सकता। शोहोकू अपराध। बाईयू ने गेंद पर लगातार नियंत्रण बनाए रखा और आगे बढ़े। रेयोनन की रक्षा पंक्ति स्पष्ट रूप से मजबूत हो गई थी और सैंडो की आंखें आधी बंद थीं, मानो वह बाईयू के फिर से जोरदार हमले का इंतजार कर रहा हो। हे, तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ एक पर एक खेलना आता है? बाईयू के होंठ मुड़े, उसकी निगाहें पूरे कोर्ट पर घूमी और अचानक उसे कमजोर पक्ष में एक अवसर दिखाई दिया। थप्पड़। बास्केटबॉल तेजी से जमीन पर गिरी। भीड़ को चीरता हुआ एक तेज पास सीधे कमजोर पक्ष की ओर 45 डिग्री के कोण पर गया। मित्सुई हिसाशी। उसने अकागी की स्क्रीन का इस्तेमाल करके एकेगामी से पीछा छुड़ा लिया था, जिससे उसे कुछ सेकंड के लिए ही खुली जगह मिली थी, लेकिन एक निशानेबाज के लिए ये काफ़ी था। स्विश। गेंद उसके हाथों में पहुंची और मित्सुई ने बिना झिझक के उछलकर शॉट लगाया। बास्केटबॉल ने बहुत ही सुंदर आग बनाया। पूरी भीड़ ने अपनी सांसें थाम लीं। स्विश। 3 पॉइंटर सफल। बड़ी स्क्रीन तुरंत जगमगा उठी। रेयोनन 11-9 शोहोकू। बूम। शोहोकू बेंच पल भर में फट गई। अयाको और योको दोनों ने चिल्लाकर कहा, बहुत बढ़िया। कोगुरे ने भी उत्साहपूर्वक कहा, मित्सुई आगे बढ़ो। कमेंटेटर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, शानदार पास। उससे भी शानदार 3 पॉइंटर। बाईयू ने रक्षात्मक कमजोरी को शांत भाव से देखा, बेहतरीन असिस्ट किया और मित्सुई हिसाशी ने शॉट लगा दिया। शोहोकू ने अंतर को घटाकर मात्र 2 अंक कर दिया है। पहले क्वार्टर में सिर्फ 1 मिनट शेष रहते हुए रेयोनन का आक्रमण। सैंडो धीरे धीरे ड्रिबल करते हुए 3 पॉइंट लाइन के पार पहुंच गया और समय को कम करने लगा। उनके होठों पर मुस्कान थी और हाथ के इशारे से उन्होंने फुकुदा को स्क्रीन के लिए आने का संकेत दिया। यह आता है। शोहोकू के सभी बेंच पर बैठे खिलाड़ी तनावग्रस्त हो गए। फुकुदा तेजी से ऊंचे पोस्ट की ओर बढ़े, उनका मजबूत शरीर बाईयू और सैंडो के बीच अवरोधक का काम कर रहा था। सैंडो ने गति का फायदा उठाते हुए अपनी दिशा बदल ली। वह स्क्रीन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने ही वाला था। थप्पड़। बाईयू ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और मजबूती से आगे निकलने का रास्ता रोक दिया। सैंडो की आंखें सिकुड़ गईं और जैसे ही गेंद उसके हाथ से निकली, बाईयू ने अपनी फैली हुई बांह से उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी दिशा पूरी तरह बदल गई। बास्केटबॉल धड़ाम 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 की आवाज करते हुए साइडलाइन की ओर लुढ़क गई। मैदान से बाहर। रेयोनन बॉल। रेफरी के इस इशारे ने दर्शकों के बीच हैरानी की लहर दौड़ा दी। रेयोनन साइडलाइन से अंदर आ रहे हैं। बास्केटबॉल सटीक रूप से सैंडो के हाथों में पहुंचाई गई और पूरा स्टेडियम तुरंत कान फाड़ देने वाली चीखों से गूंज उठा। सैंडो, सैंडो। सैंडो ने शांत भाव से गेंद ग्रहण की, उनके चेहरे पर अभी भी वही संयमित मुस्कान थी। ओजुमी दृढ़ता से आगे बढ़ा, उसका मजबूत शरीर एक ऊंची दीवार की तरह बन गया और सैंडो के साथ स्क्रीन को पूरा किया। बाईयू ने अपनी स्थिति को मजबूती से थामे रखा और साकुरागी ने दांत पीसकर जोर लगाया। लेकिन सैंडो ने अचानक गाड़ी रोकी और फिर अगले ही पल उसने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। अरे नहीं! साकुरागी ने आधी पल की देरी से प्रतिक्रिया दी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। सैंडो ने सफलता हासिल कर ली। कमेंटेटर ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। सैंडो सीधे बास्केट की ओर दौड़ा। अकागी ने बास्केट के नीचे से छलांग लगाते हुए दहाड़ मारी, अपनी बाहें चौड़ी करके शॉट को रोकने की कोशिश की। बस इसी रोमांचक क्षण में सैंडो ने हवा में ही गेंद को अपने कब्जे में ले लिया। उसका शरीर लगभग अकागी के रक्षात्मक चाप को छूते हुए निकला और उसने अपनी कलाई को हल्के से झटका दिया। बास्केटबॉल को काफी ऊपर उछाला गया, जिससे एक सुंदर चाप बना और वह बैकबोर्ड से जोर से टकराया। टकराना। स्विश। गेंद सीधे नेट में जा गिरी। पूरा स्टेडियम पल भर में धमाके से गूंज उठा। रेयोनन की चीयरलीडर्स खुशी से झूम उठी और पूरा जिम आग की लपटों में घिर गया। सैंडो, ये तो कमाल है! रेफरी की सीटी भी उसी समय बजी। बीप। पहली तिमाही समाप्त। बड़ी स्क्रीन रुक गई। रेयोनन 13-9 शोहोकू। कमेंटेटर की आवाज लगभग बैठ ही गई थी। सैंडो हकीरा का आखिरी शॉट। शोहोकू की दोहरी रक्षा पंक्ति का सामना करते हुए भी उन्होंने बजा बजने से ठीक पहले अविश्वसनीय कुशलता से स्कोर किया। वह रेयोनन के अजेय एस हैं। रेयोनन बेंच पर। ताओका मोइची की आंखें ठंडी थीं, उसने अपनी बाहें मोड़ी हुई थीं और वह रेयोनन के खिलाड़ियों को देख रहा था। शोहोकू में एंजाई नहीं है, वे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। वे बस एक अव्यवस्थित गड़बड़ हैं। वे पूरी तरह से बाईयू की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर हैं।
उसकी निगाहें सैंडो और इकेगामी पर घूमी और अचानक उसका लहजा तीखा हो गया। दूसरे क्वार्टर में बाईयू और मित्सुई पर अपनी रक्षात्मक पकड़ मजबूत करो। खासकर मित्सुई पर, इकेगामी, उससे चिपके रहो। उसे 3 पॉइंटर्स से हमें आगे निकलने मत दो। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी बढ़त को 2 अंकों तक बढ़ाना होगा। रेयोनन टीम के समर्थकों का मनोबल तुरंत बढ़ गया। हाँ, दूसरी ओर शोहोकू बेंच पर माहौल तनावपूर्ण था। बाईयू ने गहरी सांस ली और सामरिक व्हाइट बोर्ड उठाया। अब जब इकेगामी ने मित्सुई को पूरी तरह से रोक रखा है, तो हमारी परिधि से आक्रमण करने की क्षमता काम नहीं कर पा रही है। उसने अपनी कलम से व्हाइट बोर्ड पर एक रेखा खींची, उसकी निगाह रुकावा पर टिकी हुई थी। रुकवा, दूसरे क्वार्टर में आने के लिए तैयार रहो। तुम पेंट एरिया में स्कोरिंग की कमान संभालोगे और सैंडो के डिफेंस को अपनी ओर आकर्षित करोगे। मैं परिधि पर जाकर जवाबी हमले के अवसरों की तलाश करूंगा। अकागी ने मुट्ठी भींचकर गुर्राते हुए कहा, बाईयू के कहे अनुसार करो। याद रखो, भले ही उनके पास सैंडो हो, हम शोहोकू हैं। जब तक हम बिना रुके लड़ते रहेंगे, हम किसी भी समय बराबरी कर सकते हैं। शोहोकू किसी से नहीं हारेगा। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक बेंच पर बैठे सभी लोग खुशी से झूम उठे। शोहोकू, जीत निश्चित है।